स्टार्ट है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, गुड इवनिंग, रो क्यों रहे हो बेटा? यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बारी बता दो, और नहीं है तो भी बता दो बेटा, यहाँ मनीष की भी बैंड बजाई जाएगी। ये ऐसे तू बड़ा सुन रहा है मेरी आवाज? बताओ बेटा बताओ, ये हेडफोन्स बहुत ही बेकार काम नहीं करते हैं, बच्चे असलियत बताएंगे। बताओ बच्चों जल्दी बताओ, बहुत ही बेकार आवाज आ रही है। आज का डेट है बेटा क्या? आज का डेट है 21 नवंबर 2024, ठीक है ना? परफेक्ट वॉइस है हो? बच गया तू मनीष? यस, ऑल क्लियर, ऑल गुड। यस बेटा, मैम के हेयर कट पे थोड़ा सा कम ध्यान दोगे तो बेटा आप कट ऑफ के ज्यादा पास पहुंच पाओगे, तो मैम की हेयर कट की जगह नीट के कट ऑफ पे ध्यान दो नलायकों, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। देखिए आज का लेक्चर जो है इवोल्यूशन का लास्ट लेक्चर है बेटा, यानी कि आपके क्या बोलते हैं 12th क्लास का लास्ट लेक्चर है। वैसे मैंने लिखा है एडेप्टिव रेडिएशन, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, बट मुझे लगता है कि मैं ह्यूमन इवोल्यूशन भी आपको कंप्लीट करा दूंगी आज। और फिर बेटा जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर, जहां हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पूरे एवोल्यूशन की, ठीक है ना? सुनो सुनो, तो हाँ बोर्ड की डेटशीट भी आ गई। अच्छा, उससे रिलेटेड भी मुझे तुमसे एक बात करनी है, ठीक है ना? तो फिलहाल मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज लास्ट लेक्चर है आपका टॉपिक वाइज, लेकिन हमारा लास्ट लेक्चर, अब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो कंप्लीटली लास्ट लेक्चर होगा, जहां हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? अब बोर्ड्स की बात से याद आया बेटा कि आपके बोर्ड्स की डेटशीट भी आ चुकी है, ठीक है? और पूरे साल भर तो तुमने कुछ पढ़ा नहीं है बेटा एज यूजुअल, तो तुम्हें बेटा अब तुम्हें डर लग रहा होगा। असलियत में तो मैं बोलना नहीं चाहती तुम्हें कैसा लग रहा है, बट बेटा तुम्हें डर लग रहा होगा। तो बोर्ड्स के लिए जैसे मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, ओम सर आए थे, मैंने बात नहीं की थी, ओम सर आए थे, ओम सर ने बात की थी, उनकी केमिस्ट्री की बोर्ड्स की जो सर ने खुद लिखी है किताब एनसीईआरटी कैटलिस्ट। उस दिन क्योंकि बेटा थोड़ी सी लेक्चर के बीच में सर घुस गए थे, तो पूरी अच्छे से सर बात बता नहीं पाए थे जेन्युइनली, मतलब बुक से रिलेटेड जो पॉइंट्स है या इंफॉर्मेशन है, जो बुक में क्या कंटेंट ऐसा है जो आपको बेटा बोर्ड्स के लिए हेल्प करेगा। तो सर आए हुए हैं, मैं थोड़ा सा सर को बुलाती हूँ, थोड़ा सा नहीं बुलाती हूँ, पूरा ही बुलाती हूँ ऑब्वियसली। सर ओम सर की गर्दन को लेके आते हैं, थोड़ा सा सर को बुला लिया जाए, पैर सर छोड़ के आना। हेलो 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 सपोल आर्मी, हेलो 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 सपोल आर्मी जल्द ही पढ़ेगी लिखेगी डॉक्टर बन जाएगी, इसके बाद सीधा कोबरे में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, कोबरा आपके बच्चे होंगे? नहीं नहीं, बच्चे प्यारे सपोले हैं, प्यारे सपोले आज की डेट में। एनाकोंडा खुद आया है सपोलों से मिलने। अरे सुनो भाई, ये जितने भी एमबीबीएस करने जाएंगे अपने आप ये कोबरा बन जाएंगे, हमें कहने की जरूरत नहीं होती। सही सही, ठीक है जी। देखिए हेलो हेलो नमस्कार जी, आज बातचीत करने आए हैं एक बुक के बारे में। बुक के बारे में पहले इधर स्लाइड में देख लो क्या क्या मिलने वाला है, एक बार ढंग से बता देता हूं, ये आपके बहुत काम आने वाली है। एक तो बोर्ड की जो डेट शीट है वो आ गई है, 27 तारीख को आपका केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन है। एक बुक मैंने लिखी है, इस एक बुक के खरीदने पे आपके घर पे 2 पहुंचेगा। एक के अंदर पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, और इसके अंदर क्या है जो कलर्ड फॉर्मेट में, जैसे मैम की बुक है मेडी जी की बात करें तो वो पूरी तरह से कलर्ड है, ढंग से लिखी गई है। उसी तरीके से मैंने पूरा अच्छा इस तरीके से कंटेंट लिखा है। जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ने जाते हो, पूरा जंक्स मिलते हैं, पैराग्राफ्स मिलते हैं, तो पैराग्राफ में आपको ज्यादा समझ में नहीं आता है, इसीलिए आपको ना टेबल फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो टेबल फॉर्मेट में चीजें जल्दी समझ में आ पाती हैं, इसीलिए मैंने इसको कायदे से डिजाइन किया हुआ है। शायद यहां से कम दिखेगा, लेकिन इन चीजों में भी मैं बताता हूं क्या क्या मिलने वाला है आपको। 12 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं पर मिल जाएगा। पहले प्यारे एक बात समझो कि ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बाजार में खरीदने जाओगे 600 रुपए का आएगा, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ थियरी सब कुछ इंटीग्रेटेड है, मतलब इसके बाद कुछ और नहीं पढ़ना है। फिर सपोले को कहीं और किसी बिल में जाने की जरूरत नहीं है प्यारे सपोले को, ठीक है जी। एक ही जगह पर सारा कंटेंट जो रेलेवेंट है वो मिल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक बार मुझे माइक चाहिए, क्योंकि आप नीट की अगर मुझे कोई बच्चा लिखता हुआ दिख गया ना टाइम वेस्ट, तो बेटा तुम क्लास से निकलो यहाँ से, ठीक है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकंड सर, रुको नहीं, कोबरा बनेगा आगे चल। और ये कोबरा बनेगा। दूसरी बात, गधों कितने बड़े बेटा तुम लोग नालायक हो, प्रमोशन कर क्यों नहीं करेंगे बेटा? जो किताब तुम्हारे लिए लिखी गई है, जो तुम्हारे काम की है,
और लिटरली बेटा किताब ना ऐसे नहीं लिखी जाती, किताब लिखी जाती है, मतलब जेन्युइनली लिखी जाती है। एक लाइन जो भी आपकी मेडिजी की किताब है, जो भी सर की कैटलिस्ट है, वो लिखी जाती है, तो ऑब्वियसली आपके काम की है, तो आपको बताया जाएगा। ज्यादा बकवास करोगे बेटा बिना सुने ना तो ब्लॉक करा दिए जाओगे, पहले बता रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, देख भाई तू आगे चल के कोबरा बनेगा, इतना मुझे को कंफर्म है। बाकी तो अच्छे अच्छे लग रहे हैं, शरीफ बालक कुछ वो चल के, बाकी का पक्का कोबरा। हाँ वही बात है। मेन बात पता है क्या है, मैं तुम्हें इसलिए बताने आया हूं कि अगर ये बुक पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च नहीं होती तो यही बुक 1200 रुपए में बिक रही होती बाजार में। बहुत कायदे से बोल रहा हूं ये लाइन, 400 रुपए में तुम्हें ये किताब मिल जाएगी, ये पीडब्ल्यू का ही सौभाग्य मानिए। और आप क्योंकि आपका प्यार इतना ज्यादा रहता है, नो डाउट मैं बहुत खुल के बोल देता हूं, ये किताबें पहले से ही बेस्ट सेलर चल रही हैं। 3 दिन पहले लॉन्च हुआ है, आज बेस्ट सेलर होकर बैठी हुई 3 दिन से, तो समझो जब ज्यादा बिकता है तो हम भी सस्ते में लॉन्च कर पाते हैं। सच बात यह है। दूसरी बात सुनो, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे कम समझ में आएगा, ये बुक पढ़ के देखना आपके नीट की प्रिपरेशन में कितना काम आता है। जो टीचर्स ने क्लासेस में पढ़ाया वो तो इसको मिलेगा ही मिलेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए कायदे का एमसीक्यूज भी मिल जाएगा। और एक चीज और आती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यहां पर मैंने लिखा होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, देखिए मिलता है, आपकी बात नया डाला है उन्होंने, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो चिंता की बात नहीं है। एक बुक सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेगा। ठीक है जी, चलिए मैम आप पढ़ाइए, बाकी शायद अगली पीपीटी पे भी कुछ है क्या? हाँ कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। एक बार सर जब बंदा गिरता है तो वो अपने आप किताब खरीद लेता है। मेन बात पता क्या है, ये बोलना नहीं चाहती बेटा, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ तुम फेल हो जाओ, कि मैं नहीं बोलूं कि एक बार फेल हो गए तो समझ में आएगा, ऐसे मैं नहीं बोलना चाहती। नहीं अभी सारे बच्चे पास हो गए। अभी क्या होता है, अभी जब खौफ बढ़ेगा, खौफ पता कब बढ़ेगा, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आता, जैसे ही दिसंबर पार होता है इधर क्लिक करता है भाई, बहुत टेंशन होती, फिर लगता है नीट भी पड़ा हुआ है, बोर्ड भी पड़ा हुआ है, बोर्ड के लिए कहां से पढ़े, ये बहुत तकलीफ की बात है। ढूंढने निकलते बाजार में, कुछ कह रहा पीडीएफ दे दो, अरे दादा पीडीएफ दे देंगे, हमें निकाल देंगे भाई ये लोग अपनी कंपनी से, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि सब नहीं करना है, इसीलिए 400 रुपए में लॉन्च हुआ भाई साहब। नहीं तो कह रहा हूं सेम किताब दूसरे प्लेटफॉर्म वालों को 1200 रुपए में कह रहे थे भेज दो, लेकिन हमने पीडब्ल्यू को दिया इसलिए क्योंकि हमें पता है यहां ज्यादा बच्चे हैं प्यारे। अरे भैया सपोलो तुमसे क्या कहा जाए जी, यहां देखो भैया इस तरीके से मिलेगा तो आपको ना ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, कलर्ड फॉर्मेट में आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए बाकी आप पढ़ाई लिखाई करिए, जबरदस्त तरीके से जीते रहिए। बायो की पूछ रहे हैं, बायो की आने वाली वेट, अरे 2-3 बातें बता देते पहले, बायो की भी आने वाली है अगले कुछ दिनों बाद, फिजिक्स की आने वाली है अगले कुछ दिनों के बाद। देखो सिंपल बात यह है कि मेडिजी का अपना एक तरीका लिखने का, जिसको लिखा गया नीट एग्जामिनेशन को देखते हुए। अब ये बोर्ड वाली जो बुक आ रही है ना, इसमें पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यही सफिशिएंट है 400 रुपए के लिए। भाई बाजार में 600 रुपए के बेच रहे हैं, हम तो आपको थियरी भी देंगे, क्वेश्चंस भी देंगे, पूरी प्रैक्टिस भी कराएंगे, उतना पढ़ के जाना, मैं दावा ठोक रहा हूं 100% नंबर मिलने के चांस है, बट उतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर हो, वो आप कोबरे ना बन जाएं बस। ठीक है जी, चलिए मुलाकात होगी अगली किसी और वीडियो के साथ। वैसे भी मैम वो जो बच्चे आते हैं, कुछ टॉपर्स आते हैं ना, वो भाई साहब जेई वाला कंटेंट भी पढ़ते हैं, और आप लोगों से छोटा सा बोर्ड का कंटेंट नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है। जब मिलते हैं तो बच्चे कहते हैं आप जेई वाला पढ़ाते हो, हमने वन शॉट्स भी आपके देखे हुए। लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो पढ़ते नहीं है। पहली बात तो पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ लक्ष्य, और बोलोगे कि हर बैच में यही बोलते हो सिलेक्शन होते हैं, बट होते हैं बेटा। आपके बैचेस में बहुत सारे एग्जांपल्स है जिनका सिलेक्शन में पढ़ने वाला बच्चा ना फालतूगिरी करता है, ना फालतू बकवास करता है, वो अपना अपना पढ़ लेता है बेटा। उसको जो भी सोर्स उसको लगता है उसको सही है, वो सोर्स निकालता है और पढ़ लेता है। बाकी बोर्ड के जो बच्चे हैं ना, वो एक बात सुन लो, जिसका सिलेबस सीबीएसई से मैच करता है वो बच्चा खरीदेगा तो फायदे में रहेगा। 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर सर्च करके देख लो कौन से हैं, वही 10 चैप्टर आते हैं। बाकी मुलाकात होगी तो बाकी बात। ओके, थैंक यू। हेलो मैम, थैंक यू मैम, बाय बाय मैम, सपोलो को बाय बाय भाई, चलो बाय बाय सपोलो, बाय बाय सपोलो कर रहे हैं सर। चलो चलिए अब इसी बात के साथ में बेटा शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी बेटा। सिंपल साफ सीधी बात यह है कि पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है और बोलने वाला बच्चा सिर्फ बोलता है, ये लाइफ का रूल है, ठीक है ना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो गरजने वाले बच्चे तो वैसे भी बेटा गरजते ही रहते हैं। वो लक्ष्य में अभी हैं, फिर वो यकीन में आते हैं, फिर वो बेटा, ये तुम्हें बुरा लग सकता है ये बात सुन के, बट ये सच्चाई है। लेकिन आप ही की क्लास में से बेटा ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, और कितनी खुशी होती है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कितनी खुशी होती है जब आप मिलने आते हो, जब रिजल्ट सेलिब्रेशन होता है एंड आप लोग मिलने आते हैं। कितने बच्चे हैं बेटा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करते हैं, 12वीं के साथ साथ नीट क्रैक करते हैं, ठीक है ना। और आप उनको देखोगे तो कितने बच्चों को तो तुम मिले भी हुए हो, कितनी मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि यार 12th के साथ इन लोगों ने नीट क्रैक किया है, तो बेहद खुशी होती है। आप ही में से पढ़ा हुआ बच्चा होता है, लक्ष्य का बच्चा होता है, अर्जुना लक्ष्य कंबाइंड ऑब्वियसली
ऑब्वियसली बच्चा होता है, और हैं आपके बैच में भी ऐसे बच्चे हैं, और वो बच्चे बेटा अपना आराम से पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने यकीन वाले बच्चों को भी क्योंकि अभी तो बेटा देखो तुम्हें तो हम रिवीजन कराएंगे, आपका रिवीजन कैसे होगा बेटा, आस्क डाउट वाला पता नहीं कहाँ है बेटा, मुझे तो ये पता नहीं है, उन्होंने किया होगा। अच्छा सुनो मेरी बात, फ्लो मत तोड़ो बेटा, मैं क्या बोल रही थी तुम्हें, हाँ उनका तो अभी, क्योंकि उनको तो 11th 12th एक साल में कवर करनी होती है, तुमने तो अभी 12th पढ़ा है, तुम्हारी 11th का रिवीजन भी बेटा मैं प्लान करूंगी, और मेरे पे भरोसा रखो, मैं इतने अच्छे से तुम्हारे 11th के रिवीजन को प्लान आउट करूंगी कि तुम्हें ना बेटा किसी यूट्यूब के लेक्चर का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बाई चांस अगर फ्यूचर में कोई यूट्यूब लेक्चर आया और मैं ही ले रही हूँ तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं आपके बैच में ही इतने अच्छे से ना बेटा 11th के लेक्चर को, और मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा टाइम कम कंज्यूम हो और तुम्हारा इफेक्टिव वो बहुत अच्छे से इफेक्टिव हो तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें ना डर ना लगे, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। 11th का रिवीजन मैं इस तरीके से तुम्हारे लिए प्लान करूंगी, जैसे मैंने कहा था ना वन शॉट लेक्चर है ना, वन शॉट लेक्चर में प्लान करूंगी। मैक्सिमम चैप्टर्स का तो वन शॉट ही होगा, कुछ होगा अगर तो बेटा उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आई विल मेक श्योर कि प्लानिंग इस तरीके से हो बेटा कि आपको फुल बेनिफिट उसका मिल सके। बट 100 बात की एक बात तो ये है बेटा कि मिलता जा रहा है कंटेंट आपको, लेकिन आप बेटा कितना ग्रैस्प कर पा रहे हैं और आप उसके ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली सिलेक्शन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने कैसे रिवीजन आपको बैच में कराया, कितनी सिंसियरली आप लोगों को पढ़ाया बेटा, या आपके पास कितनी किताबें अवेलेबल थी, है ना। तो अल्टीमेटली आपकी मेहनत ही बेटा आपके रिजल्ट को डिटरमाइन करेगी। तो बेटा वन लास्ट टाइम बेटा एक बारी शुरू करते हैं, आज का लास्ट लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट लेक्चर मान लो, उसके बाद हम इवोल्यूशन की प्रैक्टिस शीट करेंगे। मैं लेक्चर क्लास एंड करने से पहले आपको बताऊंगी वो लेक्चर कब होने वाला है। तो शुरू करें बेटा, फॉर वन लास्ट टाइम फॉर क्लास 12th, एक बारी आखिरी बार के लिए, वैसे आखिरी बार बेटा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे बोलूंगी। अभी बेटा हम शुरू करते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस। आई होप आप इवोल्यूशन के बेटा लास्ट लेक्चर को अच्छे से देख के आए हैं, मेहनत करते रहो बेटा, अभी यू हैव इनफ टाइम टू रिवाइज, इनफ टाइम यू हैव बेटा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 मंथ्स का टाइम है तुम्हारे पास। अब तो टाइम वेस्ट करना बंद करो बेटा और बहुत अच्छी तरीके से बेटा लगे रहो। हमें मिल के बेटा, मैंने पूरे साल भर, आपके सारे टीचर्स ने पूरे साल भर मिल के आपके साथ में मेहनत की है, और बेटा आखिरी जो पड़ाव होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपको ढीला नहीं पड़ना है ना। हम आपका आखिरी पॉइंट तक साथ देंगे बेटा, आई प्रॉमिस यू, ठीक है ना। मैं सच बता रही हूं, अगर आप लग के क्लास में प्रैक्टिस करोगे ना बेटा तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं आपको पहले से बताऊंगी आप 11th को किस तरीके से पहले रिवाइज करके आइए, ताकि जब आप मेरे साथ रिवाइज करें तो आप उसका फुल बेनिफिट उठा पाए, ठीक है ना। हमें मिलकर सिलेक्शन लेना है बेटा ये, और मिलना है बेटा, हमें मिलना है, चाय पार्टी करनी है, ठीक है ना। तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, इस चीज के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हमने कहा था कि यार एक लार्ज वो क्या था, कंडीशन क्या थी, लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में अलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर अलीलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट है तो वो पॉपुलेशन जो है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। और कंडीशन ये भी है कि लार्ज और रैंडमली मेटिंग के साथ साथ में इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस। इवोल्यूशनरी फोर्सेस लाइक, मैं एक बार चेक करा देती हूँ स्लाइड, ठीक है ना। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एवोल्यूशनरी फोर्सेस लाइक नेचुरल सिलेक्शन। यार आस्क डाउट बच्चों को दिख नहीं रहा है, बच्चे बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एवोल्यूशनरी फोर्सेस लाइक नेचुरल सिलेक्शन, आस्क डाउट स्लाइड में आप पता नहीं क्या है ना। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एवोल्यूशनरी फोर्सेस लाइक नेचुरल सिलेक्शन, लाइक म्यूट, हाँ तू कर दे यार, आके कर दे, कोई मैं रिवाइज करा रही हूँ। इट शुड बी फ्री फ्रॉम, 4 बार बोल रही हूँ यही लाइन, फ्री फ्रॉम एवोल्यूशनरी फोर्सेस लाइक नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशंस एंड माइग्रेशन। नेचुरल सिलेक्शन कैसे बेटा एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है ये आपको ऑलरेडी पता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन गैमीट फॉर्मेशन के दौरान बेटा क्रॉसिंग ओवर होती है, कैसे चेंज करता है ये आपको ऑलरेडी पता है। माइग्रेशन का मतलब मैंने कहा था कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं बेटा तो इमिग्रेशन हो रहा है, आई फॉर इमिग्रेशन, इन हो रहे हैं मेंबर्स। और देखो यार अगर पॉपुलेशन में मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, जिस पॉपुलेशन में ऐड हुए उसकी भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, जहां से बेटा वो छोड़ के गए वहां की भी बेटा एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। देखो इमिग्रेशन एमिग्रेशन दोनों तरीके से आपकी
इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में एक पढ़ा बेटा, और मल्टीपल टाइम जीन माइग्रेशन होता है तो वही जीन फ्लो कहलाता है, ठीक है। फिर आपने बेटा पढ़ा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रैंडम लॉस। जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडम लॉस होता है, नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया। नेचुरल सिलेक्शन तो क्या होता है बेटा कि कोई मेंबर्स है, मेंबर्स में जो जिस पर्टिकुलर टाइम पे नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे सिलेक्ट वो होते हैं जिनके पास यूजफुल वेरिएशंस होती हैं, यूजफुल वेरिएशंस वाले ही सिलेक्ट होते हैं। लेकिन ड्रिफ्ट जो होता है ना रैंडम होता है, उसमें कोई एज सच फिक्स नहीं है, रैंडम लॉस ऑफ जीन्स, जो दो तरीके से होता है, एक होता है फाउंडर्स इफेक्ट, एक होता है बॉटलनेक इफेक्ट। तो मैंने फाउंडर्स इफेक्ट में तुम्हें रैंडम लॉस ऑफ जीन्स और जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो इंपैक्ट है वो छोटी पॉपुलेशन में दिखता है, बड़ी पॉपुलेशन में दिखता नहीं है। मतलब अगर सागर में से तुम बेटा बूंद हटा दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन एक मतलब बूंद तो नहीं, एक ग्लास पानी अगर सागर में से हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बेटा एक मग रखा है, मग में पानी है और उसमें से मैंने एक ग्लास पानी निकाल दिया तो उसमें ज्यादा इंपैक्ट पता चलेगा, लॉस ज्यादा पता चलेगा। तो आपने एक पढ़ा फाउंडर्स इफेक्ट, तो बोला कि यार फाउंडर्स इफेक्ट होता है जहां एक पर्टिकुलर स्पीशीज में से कुछ मेंबर्स रैंडमली उठ के एक ज्योग्राफिकल एरिया में आते हैं और फिर उन मेंबर्स को बोला जाता है फाउंडर्स मेंबर, फाउंडर्स पॉपुलेशन। और फिर बेटा उस ज्योग्राफिकल एरिया में वो किस तरीके से अलग अलग स्पीशीज की फॉर्मेशन करते हैं, नई स्पीशीज बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाउंडर्स इफेक्ट। आपने डार्विन फिंच के बारे में पढ़ा था, आज मैं आपको वापस उसके बारे में पढ़ाऊंगी एडेप्टिव रेडिएशन में, ठीक है ना। नहीं आया, फिर अभी भी नहीं आया, रिफ्रेश करो, ठीक है ना। फिर बेटा मैंने आपसे कहा एक होता है बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होता है बेटा कि पहले पॉपुलेशन में बहुत सारे मेंबर्स थे, लेकिन रैंडम लॉस ह्यूमन एक्शंस की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, एक्सेसिव ह्यूमन हंटिंग हुई चीता पॉपुलेशन में, रैंडमली बेटा कुछ बहुत सारे चीता मर गए, कुछ चीता बच गए। बॉटलनेक इफेक्ट इसीलिए बोलते हैं, पहले तो पूरी बॉटल भरी हुई थी, अब इतनी ही पॉपुलेशन बची है जो बॉटल के गर्दन मात्र है, दैट इज वाई बॉटलनेक इफेक्ट। रैंडम लॉस ऑफ जीन, कोई एज सच फिक्स नहीं था कि ये चीता को मारूंगा और ये चीता को बचाऊंगा, नहीं, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा। इसके अलावा बेटा लास्ट क्लास में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अलावा आपने कुछ पढ़ा था, एक बारी बताओ। इसके अलावा कुछ पढ़ा? नहीं आया? एक और बार, नहीं आया मतलब ये नहीं आया ना, एक बारी मैं पूछ लेती हूं वापस से, एक बारी बता दो बेटा। मैं चेक करा लेती हूं, इक्वेशन के बारे में एक बार रिवाइज करा देती हूं। देखो उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था P + Q = 1, अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, है ना, अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। फिर आपने बोला P + Q = 1, अगर पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो ये P + Q = 1 होगा। अगर नॉट इक्वल टू 1 है दैट मींस पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पे। और इससे आपको ये पता चल जाता है बेटा, जब आप फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करते हो ना, तो जो डेविएशन है ना बेटा, वो डेविएशन ये बताता है कि किस हद तक इवोल्यूशन हुआ है, किस हद तक बेटा इवोल्यूशन हुआ है आपके पॉपुलेशन के अंदर, वो डेविएशन आपको वो वैल्यू बताता है। अगर P + Q = 1 है तो P² + 2PQ + Q² = 1 होगा बेटा, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। This is the genotypic frequency of homozygous dominant. This is the genotypic frequency of heterozygotes. This is beta the genotypic frequency of homozygous recessive. फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था लेडोबर्ग एक्सपेरिमेंट, तो बहुत इजी था बेटा, इसलिए मैं उसको रिवाइज नहीं करा रही हूँ, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। एक पॉपुलेशन थी बैक्टीरिया की, आपने ली, जब तक तो एक नॉर्मल न्यूट्रिएंट मीडियम था तब तक आपको कुछ नहीं पता चल रहा था कि किसके अंदर म्यूटेशन हो रखी है। ओवर जनरेशंस म्यूटेशंस हो जाती हैं, जब उसे एक नए एनवायरमेंट में रखते हैं तो आप देखते हो कि जो प्री एग्जिस्टिंग जो म्यूटेशंस पहले से एग्जिस्ट करती थी एडवांटेजियस, अब नए एनवायरमेंट में वो बेटा उनको सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है, दैट एग्जिस्ट ऑलरेडी। इससे रिलेटेड बेटा तुमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब बेटा आज मैं आपको फिंचेस का ही सहारा लेके, आज जो मैं पहला टॉपिक पढ़ा रही हूं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज मैं जितने टॉपिक्स पढ़ाऊंगी ना, बहुत ज्यादा डेटा है, आपको डेटा से भागना नहीं है, आपको डेटा को एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है जिससे आपको डेटा आसानी से याद रहे, ठीक है ना। एक बारी शुरू करें बेटा, एक बारी मुझे थम्स अप दे दो, एक बारी बेटा मुझे थम्स अप दे दो, फटाफट से थम्स अप दे दो, और मैं शुरू करने जा रही हूं फिर आज का लेक्चर। डेटा को इस तरीके से पढ़ेंगे बेटा कि आपको ना सारी चीजें लर्न हो जाए, ठीक है। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, अभी भी नहीं आया बच्चों के पास, एडाप्टिव रेडिएशन।
शुरू करते हैं पहला टॉपिक आज का, एडाप्टिव रेडिएशन। आपको एडाप्टिव रेडिएशन में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ऐसा लगेगा आपको। एडाप्टिव रेडिएशन, देखो इसको समझना है आपको। रेडिएशन का मतलब जैसे आप सूरज को इमेजिन करो, जब बचपन में हम सूरज बनाते थे तो हम सूरज को ऐसे बनाते थे, रेडिएशन ऐसे बनाते थे। रेडिएट होते हुए आपको यहां पे कोई चीज दिख रही होगी, रेडिएट करते हुए। एडाप्टिव मतलब एडाप्टेशन के साथ साथ। अभी देखो मैं कैसे आपको अभी समझाऊंगी, ठीक है ना। देखो एडाप्टिव रेडिएशन एज पर एनसीईआरटी आप कहते हैं the evolution of different species starting from a common geographical point, starting from a common geographical point, radiating along various directions, एक सेकेंड पहले बेटा मनीष को एक बार ये कर लेने दो और फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूं, ठीक है ना। ठीक है ना। दे डाइवर्सिफाई फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, टू एक्सप्लॉइट वेरियस इकोलॉजिकल नीश। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इस चीज को, देखना अभी समझो। देखो कितना इजी है बेटा, कितना इजी है यार। बोला कि इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन जियोग्राफिकल पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करते हुए आपको एक कॉमन एंसेस्ट्री से दिखेगा along वेरियस डायरेक्शन। अलग अलग स्पीशीज बन गई, लेकिन ये अलग अलग स्पीशीज बनी क्यों? अलग अलग इकोलॉजिकल नीश, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हुए उन्होंने एडाप्टेशन शो किया। एक ज्योग्राफिकल एरिया के अलोंग अलग अलग जगहों पर बेटा उस ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग इकोलॉजिकल नीश को वो एक्सप्लोर कर रहे थे। अभी देखो जैसे कि डार्विन फिंच इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। अभी समझो इस जो अंग्रेजी में लिखा है ना मैंने, इसको जरा समझो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया डार्विन फिंचेस, आप ऑलरेडी डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ चुके हैं, बट मैं एक और बार आपको समझा रही हूं। देखो डार्विन फिंचेस के बारे में आपने ये पढ़ा था ना बेटा कि मेन लैंड पे, मैं थोड़ा साउथ अमेरिका का मैप बनाने की कोशिश कर रही हूं, मुझे नहीं पता मैं कितना सही बना पाऊंगी, बट ठीक है, ऐसे समझो कि ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में कौन रह रहे थे बेटा? साउथ अमेरिका मेन लैंड पे रहती थी एंसेस्टर बर्ड, फिंच की एंसेस्टर बर्ड ये साउथ अमेरिका में रह रही थी। मान लो ऐसे मैं कह रही हूं, साउथ अमेरिका में एंसेस्टर बर्ड रहती थी। ओरिजिनल बर्ड, मैं ओरिजिनल इसीलिए कह रही हूं क्योंकि यही थी सबसे पहले पुरानी प्रिमिटिव कॉमन एंसेस्ट्री। ओरिजिनल बर्ड, ओरिजिनल सीड ईटिंग, आपने लिखा था ओरिजिनल बर्ड सबसे पहले तो सीड खाती थी, एंसेस्टर फिंच। और मैंने कहा था ना कि डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान एचएमएस बीगल में गैलापागोस आइलैंड, जो कि यहां पे थे बेटा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहां साउथ अमेरिका के पास, उन्होंने क्या किया था, इसी आइलैंड पे बेटा डिफरेंट फ्लोरा फौना को ऑब्जर्व किया था। ठीक है ना। तो मान लो ये गैलापागोस आइलैंड्स हैं,
साउथ अमेरिका के पास गैलापागोस आइलैंड्स है, यहां पे वो गए थे ना। अब हुआ क्या मैम, हुआ ये कि ये ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड में से कुछ मेंबर्स जो फाउंडर्स पॉपुलेशन में आप बोल रहे थे कि बेटा यहां गैलापागोस आइलैंड में ट्रैवल करके आए, है ना, गैलापागोस आइलैंड में ट्रैवल करके आए बेटा। जब वो गैलापागोस आइलैंड में बेटा ट्रैवल करके आए, यहां पर अब एक कॉमन पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया, यार आपस में कोई कंपटीशन नहीं करना है, सारी बेटा एंसेस्ट्री वाइज तो सेम थी, इनिशियली तो कॉमन स्पीशीज थी। अब आपने बोला जब कोई भी एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करता है, मान लो ये कुछ बर्ड्स उड़ के आए, तो सारे पहले तो एक ही स्पीशीज थे ना, सीड ईटिंग बेटा एंसेस्टर्स थे। ये सीड ईटिंग, मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूं, आपके गैलापागोस आइलैंड में ये सीड ईटिंग एंसेस्टर बर्ड आए थे ना। अब भाई आपस में फाइट नहीं करना है, नई जगह पे आए हैं, आपस में फाइट थोड़ी करेंगे। गैलापागोस में ये बर्ड्स आए बेटा सीड ईटिंग, अब वो बेटा वहां की अलग अलग एरियाज को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, जो मैंने लिखा है ना, डाइवर्सिफाई फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर टू एक्सप्लॉइट वेरियस इकोलॉजिकल नीश, अलग अलग बेटा एरियाज को, एनवायरमेंट्स को वो एक्सप्लोर कर रहे थे। ओरिजिनल बर्ड स्मॉल ब्लैक सीड ईटिंग बर्ड थी। अब बेटा देखो, कुछ एक ऐसे एरिया में गई जहां बेटा उनको कैक्टस खाने को मिला, कुछ ऐसे एरिया में गई जहां उनको इंसेक्ट खाने को मिला, कुछ ऐसे एरिया में गई जहां उनको बेटा नेक्टर खाने को मिला, कुछ ऐसे एरिया में गई जहां उनको फ्रूट खाने को मिला, कुछ ऐसे एरिया में गई हो सकता है जहां उनको वापस सीड खाने को मिला। उनके बीक्स बेटा अकॉर्डिंगली मॉडिफाई ओवर टाइम इवॉल्व होती गई। जिनके बड़े स्ट्रॉन्ग बीक थे वो सीड तोड़ के खा पाते थे, जिनकी बेटा पेनी मान लो पेनी बीक थी वो मान लो इंसेक्ट खाने लग गए। तो उनकी बीक जो है ना ओवर टाइम इवॉल्व हो गई, तभी तो बेटा वो कंप्लीटली नई स्पीशीज बना लिए। स्टार्टिंग किया था एक कॉमन पॉइंट से हुई, बट लिटरली रेडिएटिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग जगह की बेटा उन्होंने इकोलॉजिकल नीश को एक्सप्लोर किया, जैसा उनको खाना मिला उनके अकॉर्डिंग बेटा उनकी बीक में मॉडिफिकेशन हो गई। हाँ ऑलरेडी कर लिया है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना बेटा। अब पढ़ लो, स्लाइड में आप नहीं चल रहा है तो चुपचाप से पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। और ये एक सेकेंड चुपचाप से पढ़ाई कर लो यार। एक तो इसको रिफ्रेश करो यार, ये इतना पुराना पीछे का क्यों चल रहा है। चुपचाप से बोर्ड से देख के लिखा नहीं जा रहा है बेटा, लास्ट में क्लास में डांट खाओगे। बोर्ड से देख के चल लिख लो, इतनी देर से बोला है चैट्स ऑफ कर दूं तभी सोल्यूशन होगा। ठीक है, अभी बेटा गैलापागोस में आके लिटरली रेडिएटिंग, सम बिकेम बेटा सीड ईटिंग, मान लो सीड छोड़ो, मैं नेक्टर ईटिंग, कुछ बन गए फ्रूट ईटिंग। रेडिएशन क्यों बोला, एडाप्टिव रेडिएशन क्यों बोला, एडाप्टिव रेडिएशन क्यों बोला, समझ में आया। एडाप्टेशंस की ना उन्होंने, जैसा खाना मिला उसके अकॉर्डिंग एडाप्टेशंस नहीं करते, बीक में मॉडिफिकेशन नहीं करते, तो खाते कैसे बेटा, जिंदा कैसे रहते। जिंदा रहने के लिए एडाप्टेशंस की और रेडिएट कर गए अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसीलिए एडाप्टिव रेडिएशंस कहते हैं बेटा। नमन बेटा एक्चुअल में दिस इज रिप्रेजेंटिंग डाइवर्सिफाइंग, वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं इसके बारे में एक पॉइंट और लिखना चाहती हूं, डार्विन फिंचेस देयर बीक मॉडिफाइड, यही इनके एडाप्टेशंस थे, डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे एक्सप्लोर्ड। यहां तक डन करो, अगर कोई दुखदर समस्या नहीं है तो एक थम्स अप दे दो बेटा जल्दी, डन 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 डन।
डन 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 कर लो। अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुए, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में अभी बताऊंगी भी ये कैसे रिलेटेड है। डन डन कर लो। कुछ बच्चे इकोलॉजिकल नीश का मतलब पूछ रहे हैं। बेटा पूरी इकोलॉजी तुम्हारी 11वीं में नहीं है ना, सॉरी तुम तो 12वीं में हो यार। इकोलॉजी पूरी पढ़ ली और तुम इकोलॉजिकल नीश मुझसे पूछ रहे हो यार, थोड़ी तो शर्म करो बेटा। कोई भी ऑर्गेनिज्म का पूरी जो लाइफस्टाइल है, वे ऑफ लिविंग है, उसकी हैबिटेट, उसका क्या रोल है फूड चेन में, क्या खाता है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है, कैसे इकोसिस्टम में वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। डन हो गया। अब देखो बेटा हाउ इट इज इंडिकेटिंग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। आप डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या पढ़ते हैं? आपने कहा था होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एक्चुअली में एडाप्टिव रेडिएशन इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कैसे बेटा? एडाप्टिव रेडिएशन इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्योंकि एंसेस्ट्री कॉमन है, कॉमन एंसेस्ट्री है और फंक्शनली अलग हो गए। होमोलॉगी में भी क्या था? 4 लिम्स ऑफ बैट, ह्यूमन, चीता, वेल। ओरिजिन सेम थी, एंसेस्ट्री सेम थी, पर अलग अलग जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे ना। ह्यूमंस जंगल में नहीं रह रहे हैं, चीता जंगल में है, बैट हवा में, वेल पानी में, अलग अलग बेटा इकोलॉजिकल नीश में है सारे। तो अलग अलग जगह पे बेटा वो अलग अलग एडेप्टेशन शो कर रहे हैं स्टार्टिंग। तो दिस ऑल्सो बेटा एडेप्टिव रेडिएशन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। समझ गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या अरे यार ये आप लोगों ने कर लिया है ना। अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, अभी 2 एग्जाम्पल और बताऊंगी। तो मैं कह सकती हूं एडाप्टिव रेडिएशन इंडिकेट्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसकी कहानी पूरी लिखने की जरूरत नहीं है कि कैसे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। ये तो बेटा आप सबको पता है कैसे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि एंसेस्ट्री कॉमन थी, कॉमन एंसेस्ट्री है ना, और फंक्शनली डाइवर्ज हो गए। अलग स्पीशीज कैसे बन गए बेटा? अलग स्पीशीज बन गए, कॉमन एंसेस्ट्री से आए थे फिर भी अलग स्पीशीज बन गए, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट बेटा एडेप्टिव रेडिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट एडेप्टिव रेडिएशन का सिर्फ डार्विन फिंच एग्जाम्पल नहीं है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको ना आपको याद रखने में मौत आती है। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर मैम आपको एक ट्रिक बताएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक तो मैं बताती नहीं हूं पर ट्रिक बताऊंगी इसमें। जिसके पास जूलॉजी में डीजी है उसको ऑलरेडी पता होगा, जिसके पास नहीं है बेटा तो मैं आपको बता रही हूं अभी, ठीक है ना। दूसरे एग्जाम्पल्स और कौन है बेटा? मैं पहले एग्जाम्पल्स लिख देती हूं, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन आपको दिया होगा एक प्लेसेंटल मैमल्स, एक आपको दिया होगा बेटा प्लेसेंटल मैमल्स। मैमल्स की 2 कैटेगरी दी हुई है बेटा, एक प्लेसेंटल मैमल्स और एक दिया होगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। दोनों ही मैमल्स हैं, लेकिन अब देखो वैसे दिया नहीं है कि मार्सुपियल्स किसे बोलते हैं या प्लेसेंटल मैमल्स किसे बोलते हैं। जब भी आप बेटा प्लेसेंटल मैमल्स का मतलब होता है ऐसे मैमल्स जिनकी एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होती है ना, जो बच्चा होता है फीटस, उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है पूरी कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होती है कंप्लीट। लेकिन जो मार्सुपियल्स होते हैं जैसे कंगारू, हाँ कंगारू पाउच्ड मैमल्स भी बोलते हैं। तो जो पाउच्ड मैमल्स होते हैं या मार्सुपियल्स होते हैं बेटा, मार्सुपियल्स में आते कंगारू, उनमें ना अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियो जो होता है वो अंडर डेवलप्ड पैदा होता है, और अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियो की कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उस पाउच के अंदर होती है, पाउच के अंदर होती है। समझ गई मतलब समझ गए बेटा? यस। तो प्लेसेंटल मैमल्स, आपको ये बेटा डेफिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो आप अपने लिए बेटा ऊपर लिख सकते हो कहीं पे, पर मैं आपको बस एक डिफरेंस बता रही हूं कि जब भी आप ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात करो या पाउच्ड मैमल्स की बात करो ना,
तो पाउच्ड मैमल्स या ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स होते हैं जिनके पास पाउच होता है, उसके अंदर जो अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियो है वो उस बॉडी के बाहर पूरा डेवलपमेंट होती है, लेकिन प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर बेटा कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बेटा बॉडी के अंदर होती है। समझ गए बेटा? यस। अब ये दोनों भी एग्जांपल्स हैं बेटा किसके, पता है? एडाप्टिव रेडिएशन के। लेकिन इनका एडाप्टिव रेडिएशन बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, बहुत कंसेप्चुअल चीज बताने वाली हूं, समझो, बहुत मजेदार चीज मैं बताने वाली हूं। ऑस्ट्रेलिया, अरे कोई बात नहीं बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक में ना कर लिया करो, ठीक। सुनो, बहुत खूबसूरत बात बताने वाली हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे और जो प्लेसेंटल मैमल्स थे ना बेटा, उन दोनों का एडाप्टिव रेडिएशन एक साथ हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पहले तो एक कॉमन लैंड थी, पैनजिया था, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स हुए, लैंड्स अलग हो गई बेटा, है ना, अलग अलग बेटा कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो कॉन्टिनेंट्स बने तो जैसे अमेरिका अलग हो गया बेटा, एशिया अलग हो गया बेटा, या वैसे तो अलग अलग बेटा रियलम्स पढ़ाए जाते थे, पहले बताते थे 6 रियलम्स होते थे, पर ऐसे समझो कि सारे बेटा अलग अलग बेटा छोटी छोटी लैंड्स बन गई, तो एक ऑस्ट्रेलिया भी बना था। मैं आपको अभी इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पढ़ाते वक्त ना बताऊंगी भी कि जब लैंड्स अलग हुई ना बेटा, कहानी की तरह समझना, जब लैंड्स अलग हुई, पहले तो कॉमन लैंड था, तो फ्लोरा और फौना, एनिमल्स और प्लांट्स एक साथ थे। जब लैंड्स अलग हुई ना बेटा, तो एनिमल्स और प्लांट्स भी तो डिवाइड हो गए ना बेटा, बंटवारा हो गया। बंटवारे में हमेशा बेटा क्या होता है, पॉपुलेशन में बेटा, विभाजन में लोग भी तो विभाजित हो जाते हैं, तो हमारे एनिमल्स भी डिवाइड हो गए। लेकिन पता है ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बात ये थी, वहां पे पाउच्ड मैमल्स बड़े अच्छे से सर्वाइव कर गए। लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया में पाउच्ड मैमल्स बड़े अच्छे से फ्लरिश कर गए, सर्वाइव कर गए। पता है क्यों? क्योंकि उनको डोमिनेट करने वाला मैमल कोई था नहीं जो उनको डोमिनेट कर पाए। क्योंकि जैसे उनको किसी भी एनिमल को डोमिनेट करने वाला कोई आ जाता है ना, तो फिर उनकी बेटा मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल। लेकिन वो वहां पे बड़े मजेदार तरीके से फ्लरिश कर गए, क्योंकि उस टाइम पे उनको डोमिनेट करने वाला कोई नहीं था। ठीक है ना? और ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा जब डिवीजन हुआ ना, तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया में ही गए, और जिस कारण से आपको ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। लेकिन जब डिवीजन हुआ था तो कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो मल्टीपल जगह पे बेटा डिवाइडेड हो गए। जैसे अफ्रीका में भी बेटा तुम्हें एलिफेंट मिलेगा, है ना, एशिया में भी तुम्हें बेटा क्या मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा। तो कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो मल्टीपल जगह पे डिवाइड हुए, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो एक पर्टिकुलर जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। आपको ये बात मेरी समझ में आई बेटा? यस। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स थे यानी पाउच्ड मैमल्स, कैंगैरूज मान लो, और जो प्लेसेंटल मैमल्स थे, दोनों का एक साथ बेटा क्या चल रहा था, एडाप्टिव रेडिएशन। और मैंने आपको बताया एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है, एक एंसेस्ट्री कॉमन थी और उससे अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस अलग अलग स्पीशीज बने होंगे। अब मैं आपको ना देखो इसमें नाम याद रखना है बेटा, तो एक ट्रिक मैं पहले आपको बता रही हूं प्लेसेंटल मैमल्स को याद रखने के लिए। देखो ये वाली जो कहां है, ये इस टेबल को याद रखवाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं। देखो अभी ध्यान से सुनो, मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले रही हूं क्योंकि मुझे ये बेटा इतने नाम लिखने हैं, मुझे इतने नाम लिखने, कितने, 1 2 3 4 5 6 7। पहले ट्रिक मैं यहां बता देती हूं, ट्रिक, प्लेसेंटल मैमल्स को याद रखने की ट्रिक, क्योंकि आप सिर्फ एक ही को याद रखो, बाकी तो जितने नाम आएंगे वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स होंगे। प्लेसेंटल मैमल्स को याद रखने की ट्रिक क्या है मैम? प्लेसेंटल मैमल्स को याद रखने की ट्रिक ये है, मैम लेट मी फ्लाई बियॉन्ड वर्ल्ड, मैम लेट मी फ्लाई बियॉन्ड वर्ल्ड, मैम लेट मी फ्लाई बियॉन्ड वर्ल्ड। ठीक है ना? तो M stands for mole, A stands for ant eater, लिखिए इसे, M stands for mouse, LE stands for lemur, मी में कुछ नहीं है, लेट मी, फ्लाई बियॉन्ड, फ्लाई से पहले लिखो, फ्लाई से आया फ्लाइंग फैलेंजर, फ्लाइंग फैलेंजर, बियॉन्ड से बी से आया बॉबकैट, और वर्ल्ड से आया वुल्फ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना?
इसको बेटा करिए। अच्छा सॉरी, देखो मैंने खुद गलती कर दी ना, पहली बार बेटा जिंदगी में ट्रिक बनाई, ठीक है ना, उसमें भी मैं शगुन कर रही हूं। अरे फ्लाई स्लोली था, फ्लाइंग फैलेंजर नहीं है, यहां फ्लाइंग स्क्विरल है। फ्लाइंग फैलेंजर तो ये है ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। बेटा शगुन हो गया शगुन। एक वर्ड और ऐड करो, फ्लाइंग स्लोली। जिसके पास बुक है ना वो मुझे बता रहा है। फ्लाई स्लोली, फ्लाई स्लोली, एफ और एस से आपको याद रहेगा, यहां फ्लाइंग स्क्विरल है, फ्लाइंग फैलेंजर नहीं है। फ्लाइंग फैलेंजर आता है आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में। फ्लाइंग स्क्विरल करिए एक बारी बेटा, डन डनाडन डन कीजिए। देखो आप ना बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे ना, सिर्फ आप प्लेसेंटल मैमल्स को याद करो। अगर आपको प्लेसेंटल मैमल्स याद हो गए ना, अभी देखो मैं आपको बता दूंगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। जैसे बेटा मैं आप नोट करो इसे, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कोई उपाय नहीं है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पिगमेंट्स कौन है, ड्रग्स कौन से हैं, लेक्टिन्स कौन से हैं बेटा, एसेंशियल ऑयल कौन से, तो आपको तो लर्न करना है उनकी कैटेगरी। वैसे यहां पे भी बेटा आपको लर्न तो करना ही है कि अगर मैम फ्लाइंग स्क्विरल कह रही है तो वो कहां आ रहा है, बॉब कैट कह रही है तो वो किस में आ रहा है, वुल्फ कह रही है तो वो किस में आ रहा है ना। तो अब अच्छी बात यह है कि आपको इस पर्टिकुलर ट्रिक से क्या होगा ना बेटा, आपको सारे प्लेसेंटल मैमल्स याद हो जाएंगे। इसके बियॉन्ड आपको कोई भी नाम देंगे ना, वो सारे नाम आपके हो जाएंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के। समझ गए? अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मोल, एंटीटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट, वुल्फ, दे ऑल हैव कॉमन एंसेस्ट्री, इज इट ट्रू और फॉल्स? एक बारी बताइए, बताइए इज इट ट्रू और फॉल्स? That mole, anteater, mouse, lemur, flying squirrel, bobcat, wolf, they all have common ancestry. True or false? True or false? फिर ना बेटा आप अगले पेज में हम ना कंपेयर करेंगे, आपको पोर्ट्रेट में ही लिखना है। एक फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा, एक फ्लो चार्ट ऐसे बनेगा, लेफ्ट और राइट में थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ देना, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ देना। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू ना बेटा, 100% करेक्ट बात है, क्योंकि कॉमन एंसेस्ट्री है, तभी तो एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं ना। अब देखो कितना बढ़िया है, एक तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछेंगे कि एडेप्टिव रेडिएशन में कौन कौन से, मतलब किनकी कॉमन एंसेस्ट्री तुम्हें दिख रही है, ठीक है ना। अब बेटा देखो एक ऐसी, वो एनसीईआरटी वाला ही हम लिखेंगे, एनसीईआरटी वाला ही एक टेबल के फॉर्म में अब हम लिखेंगे। देखो समझो मेरी बात को, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख रही हूं, यहां मैं लिख रही हूं प्लेसेंटल मैमल्स, यहां मैं लिख रही हूं प्लेसेंटल मैमल्स, यहां मैं लिख रही हूं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। बेटा अब ये वाले नाम ना तुम खुद लिखो, उस ट्रिक से, उस ट्रिक से तुम खुद लिखो, तो प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है ना। मैं लिख रही हूं, आप खुद लिखो बेटा। जैसे कि आप सबने अभी मुझे बताया कि यस मैम आपकी बात बिल्कुल सही है, ये एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। मतलब कि मैम यहां पे मैं कह सकती हूं बेटा कि प्लेसेंटल मैमल्स की एक कॉमन एंसेस्ट्री होगी। बताओ, यहां पे मैं कह सकती हूं ना एक कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी, एक कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी किसकी बेटा? प्लेसेंटल मैमल्स की। बोलो हाँ या ना बेटा। देखो मैं आपको अलग अलग तरीके से समझाने के लिए ऐसे एफर्ट्स बेटा कर रही हूं, वरना तो आप डायरेक्ट बेटा एनसीईआरटी से याद भी रख सकते हो। कॉमन एंसेस्ट्री से रेडिएशन हुआ ना, तभी तो आपने एडेप्टिव रेडिएशन बोला। कॉमन एंसेस्ट्री से रेडिएशन हुआ,
इसीलिए तो आपने बेटा एडाप्टिव रेडिएशन बोला ना, ये सारे एनिमल्स आपस में एडाप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं। तो मैं क्या ये कह सकती हूं बेटा कि सारे प्लेसेंटल मैमल्स आपस में among themselves, आपस में अगर तुमसे पूछा जाए क्या ये आपस में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस या नो में कमेंट्स में आंसर दो। क्या ये आपस में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं कि वुल्फ, बॉबकैट, फ्लाइंग स्क्विरल, लीमर आपस में क्या शो कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होंगे ना, क्योंकि एंसेस्ट्री तो कॉमन थी और कॉमन एंसेस्ट्री से ये बेटा रेडिएशन कर गए ना, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को बेटा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मैंने कहा कि एट द सेम टाइम ना बेटा, जब प्लेसेंटल मैमल्स का ऑस्ट्रेलिया के अंदर एडाप्टिव रेडिएशन चल रहा था, उसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स का भी बेटा, पाउच्ड मैमल्स का भी एडाप्टिव रेडिएशन चल रहा था। और देखो अब मैं आपको बताती हूं, अभी देखो मोल के बगल में लिखा होगा, अगर कुछ इनकरेक्ट हो गया तो बताना बेटा। मोल के बगल में हो गया मार्सुपियल मोल, आधों के नाम में बेटा मार्सुपियल लगा दो तो वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बन जाते हैं। एंटीटर के बगल में एंटीटर ही लिखा हुआ है और बगल में लिखा हुआ है इसको नम्बैट, नम्बैट, ठीक है। माउस के बगल में देखो कितना आसान है यार, मार्सुपियल माउस, मार्सुपियल माउस लिखा होगा। लीमर के बगल में लिखा होगा स्पॉटेड कस्कस, क्या नाम है भाई, स्पॉटेड कस्कस। फ्लाइंग स्क्विरल के बगल में लिखा होगा जिसका नाम फ्लाइंग, फ्लाइंग के बगल में फ्लाइंग फैलिंजर। बॉब कैट के बगल में लिखा होगा तास्मेनियन टाइगर कैट, तास्मेनियन टाइगर कैट। वुल्फ के बगल में लिखा होगा तास्मेनियन वुल्फ। पहले आप ये लिखिए। अब मुझे ये भी बताइए क्या इन सब की भी बेटा एक कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी? इन सब की भी एक कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी, क्योंकि ये भी तो किसका एग्जाम्पल है बेटा, एडाप्टिव रेडिएशन का। इनकी भी एक कॉमन एंसेस्ट्री होगी मार्सुपियल्स में, मार्सुपियल्स की। और ऑस्ट्रेलिया में बेटा उनकी कॉमन एंसेस्ट्री से एडाप्टिव रेडिएशन हो गया, यानी ये सारे भी आपस में क्या दिखा रहे हैं बेटा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। बोलो यस और नो। ये सारे भी बेटा क्या दिखा रहे हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। बोलो यस और नो। मैंने इनको इनके बगल में क्यों लिखा हुआ है अभी बता रही हूं, मैंने इनको इनके बगल में क्यों लिखा हुआ है अभी मैं बता रही हूं, अभी मैं समझा रही हूं। स्लोली से क्या, साइलेंट बट वायलेंट बेटा गधे, साइलेंट बट वायलेंट की जगह ना थोड़ा स्पीड अगर नाम में होता ना तो थोड़ी स्पीडली कैच करता, नलायक। इसे टेबल में क्यों किया अभी मैं बता रही हूं। ये तुम्हें समझ में आया ना बेटा? यस। अब बेटा मैंने इनको इनके बगल बगल में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ये बोल रही हूं एक ही टाइम पे, देखो क्या प्यारी कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या प्यारी मतलब क्या प्यारा कॉन्सेप्ट है। एक टाइम पे दोनों का बेटा एडाप्टिव रेडिएशन चल रहा था ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जब इकोलॉजिकल नीश सेम हो जाती है, जहां वो रह रहे हैं, जैसी बेटा वो जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जब वो जगह सिमिलर हो जाती है तो भले ही उनकी एंसेस्ट्री अलग थी बट वो फंक्शनली सेम हो जाते हैं। विंग्स ऑफ इंसेक्ट, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, हाँ फंक्शनली सेम हो जाते हैं जब उनका नीश सेम हो जाता है। तो मैं कह रही हूं कि यार देखो इसका तो अपना एडाप्टिव रेडिएशन चल रहा था, इनका अपना एडाप्टिव रेडिएशन चल रहा था, बट बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया कि जिस जगह पे मोल था उसी जगह पे बेटा ये मार्सुपियल मोल था, जिस जगह पे एंटीटर था वहीं पे ये नम्बैट था, जहां माउस है वहीं मार्सुपियल माउस है, जहां लीमर है वहीं स्पॉटेड कस्कस है, जहां फ्लाइंग स्क्विरल है वहां फ्लाइंग फैलिंजर है, जहां बॉब कैट है वहां तास्मेनियन टाइगर कैट है, जहां वुल्फ है वहां तास्मेनियन वुल्फ है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर जगह पे इस तरीके से बेटा दो एडाप्टिव रेडिएशन एक साथ अलोंग चल रही है तो उनके एनिमल्स में आपस में क्या दिख सकती है, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि हाँ, हाँ कि हाँ। ये मुझे तुम्हारी क्लास में पूछना चाहिए ना बेटा, क्योंकि हाँ ही होना चाहिए आंसर। यानी कि द प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल शो कन्वर्जेंस अमंग ईच अदर। इसको टेबल में बनाने का ये रीजन था कि आपसे पेपर में पूछा जाएगा मोल किसके साथ में कन्वर्जेंस दिखाता है,
एंटीटर किसके साथ में कन्वर्जेंस दिखाता है? फ्लाइंग स्क्विरल किसके साथ में कन्वर्जेंस दिखाता है? बॉबकैट किसके साथ में कन्वर्जेंस दिखाता है? वुल्फ किसके साथ कन्वर्जेंस दिखाता है? और देखो मैक्सिमम के तो कन्वर्जेंट के नाम कितने सिमिलर है। मोल के बगल मार्सुपियल मोल, एंटीटर के साथ तो एंटीटर ही चिपका दिया है बेटा, माउस के साथ मार्सुपियल माउस चिपका दिया है। एक दो के नाम ही तो तुम्हें याद करने हैं। लीमर के साथ तुम्हें याद करना है स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग के साथ फ्लाइंग है बेटा, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग पैलिंजर। बॉब कैट है तो इसके नाम में भी कैट है, तस्मेनियन टाइगर कैट। इसमें वुल्फ है तो तस्मेनियन वुल्फ। कोई लोड ही नहीं है बेटा। कितना इजी है यार ये। हाँ, अगर बेटा यहां तक कर लिया है तो एक थम्स अप दे दीजिए, पानी मंगवा लिया जाए क्योंकि पानी खत्म हो चुका है बेटा अपना। यस यार, पानी चाहिए। डन डन डन। हाँ जी, आगे कर ले बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक बेहतरीन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम एडेप्टिव रेडिएशन की समाप्ति करेंगे बेटा। हम लिखेंगे यहां दैट इफ two adaptive radiations are occurring together in a given geographical area, together in a given geographical area, they show convergence या convergent evolution। तो मैं यहां पे एक एरो में एक चीज लिखना भूल गई हूं। इन सब एरो के लिए आप बोलोगे कन्वर्जेंस। कॉमन है बेटा, सारे एरोज में आप कन्वर्जेंस लिख सकते हो। डन 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 कर लो, फिर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं। ठीक है, डन डन कर लो, फिर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं। मजा आई बेटा, मजा आई टॉपिक में? पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर बेटा इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। चलिए देखिए छोटी काली बर्ड को और इनके बीक को देखिए जरा। थैंक यू भैया। ठीक है, चलिए एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बेटा समाप्ति मैम के साथ। During his journey, Darwin went to Galapagos Island. There he observed amazing diversity of creatures. Of particular interest, small black birds that later called Darwin finches amazed him. He realized that there were many varieties of finches in the same island. All the varieties he, ऐसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना चुटकू से, तुम भी कम नहीं हो, ऐसे कहानी के फॉर्म में बोला। उसने बड़े सारी अमेजिंग क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया, लेकिन सबसे ज्यादा उसको बेटा इंटरेस्ट किया छोटी काली बर्ड्स ने। उसे लेटर डार्विन फिंचेस भी कहा जाता है। और बोला सारी वेराइटीज को उसने जो बेटा स्टडी किया, उन्होंने देखा बेटा दैट वो एक आइलैंड में ही इवॉल्व हुई है। देखो मैं ऐसे बेटा बोल सकती हूँ, मैं तुम्हारी क्लास में ना बेटा इतनी एनर्जाइज हो जाती हूँ ना कि मैं वैसे बोलती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैम कैन नॉट स्पीक लाइक दिस। आई कैन बेटा, आई कैन। मैं अपनी क्लास में रीडिंग करती थी, मैम बोलती थी समाप्ति रीडिंग करो, इतनी मजे आते थे मुझे, मैं खुश जाती थी। जब भी टीचर मुझे अप्रिशिएट करता था ना, तो आई वॉज दैट किड, आई यूज्ड टू बी सो हैप्पी। मैम ने मुझे बोर्ड में लिखने के लिए कहा है, सारे चुप हो जाओ, मैम ने मुझे नाम लिखने के लिए कहा है सारे बच्चों का। यार तू बातें मत कर, ठीक है ना, मैं नाम लिख दूंगी बोर्ड पे, देख ले यार, लास्ट बार वार्निंग दे रही हूं मैं, ठीक है। बोले सारी वेराइटीज में उसने देखा कि सारे एक ही जगह पे इवॉल्व हुए हैं उसी आइलैंड में। कहां से इवॉल्व हुए हैं? ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स थे और मेनी अदर फॉर्म्स विद ऑल्टर्ड बीक अरोज, डिफरेंट बीक टाइप्स बेटा अरोज हो गए, ठीक है ना।
इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस, कुछ इंसेक्टिवोरस बन गए, कुछ वेजिटेरियन फिंचेस बन गए बेटा। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया starting from a common point and radiating to other areas of geography is called as adaptive radiation। एक common point से start करके जब वो अलग अलग geography में बेटा explore करते करते अलग अलग habitat में evolve होते हैं, उसे adaptive radiation कहा जाता है। Darwin finches represents one of the best example of this phenomena, best example है। and another example is Australian marsupials। a number of Australian marsupials different from each other evolved from ancestral stock but all within the Australian island। उसी आइलैंड में कॉमन एंसेस्ट्री से सारे मार्सूपियल्स इवॉल्व हुए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट्स, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन चल रहे हैं तो उनमें आपस में क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग इनटू varieties of such placental mammals, each one appears to be similar to a corresponding marsupial। अब बोला है कि प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया वो भी एडेप्टिव रेडिएशन को शो कर रही है, इवॉल्विंग इनटू बेटा वेराइटीज ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, है ना। और फिर बोला प्लेसेंटल वुल्फ, टैस्मेनियन वुल्फ, ये दोनों एग्जाम्पल को दिया हुआ है ये समझाने के लिए कि कैसे आपस में वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। तो मैंने बेटा आपको यहाँ पे डायग्राम भी समझा दिया प्लेसेंटल मैमल्स। और देखो ये वाला एक डायग्राम है, यहां मार्सूपियल्स बताए हुए हैं, तो बेटा इसके नाम हमने सारे किए नहीं है, हमने कोयला या बैंडिकूट या वुम्बैट या कैंगैरू के नाम लिखे नहीं है, पर हमने बेटा सारे प्लेसेंटल मैमल्स के नाम लिखे हैं। इसके अलावा जो नाम तुम्हारा आ जाए वो सारे क्या होंगे बेटा, वो सारे बेटा होंगे तुम्हारे यही मार्सूपियल्स। तो एक बार इस नाम को देख लेना, और बेटा एनिमल्स की ना फोटो एक बारी देख लेना, एक बारी फोटो जरूर देख लेना, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आता है, तो एक बारी फोटो जरूर देख लेना, ठीक है ना। अब बेटा कुछ कुछ चीजें जो मैं ऑलरेडी लिख के लेके आई हूं, क्योंकि बेटा वो काफी थ्योरेटिकल है, उसको बेटा खुद से लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो आप साथ साथ में बेटा फटाफट से नोट भी करेंगे। हम हेडिंग डालेंगे, क्या बेटा हेडिंग डालोगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसे पूरे बेटा आप टाइम पीरियड को डिवाइड करने वाले हो, ठीक है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है ना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप पूरे बेटा इवोल्यूशन को देखना चाहते हो। जैसे आप बेटा अपने टाइम को यूजुअली घड़ी में टाइम देखते हो तो आपके पास होते हैं आवर्स, आवर्स को आप डिवाइड करते हो मिनट्स में, मिनट्स को आप डिवाइड करते हो सेकंड्स में। तो मैं पूरे टाइम स्केल को कैसे डिवाइड कर सकती हूँ, एनसीईआरटी ने सारे दिए नहीं हुए हैं, बट मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है कि आपके एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन बने। तो हम पूरे टाइम स्केल को बेटा क्या करते हैं ना, एंटायर टाइम स्केल को हम कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे समय को आपने घंटे में, घंटे को आपने बेटा मिनट्स में, मिनट्स को आपने बेटा सेकंड्स में डिवाइड किया है ना, वैसे पूरे टाइम स्केल को आप बेटा सबसे पहले डिवाइड करते हैं, पहले इसे आप डिवाइड करते हैं इनटू एरा। एरा सबसे बड़ा वाला ब्लॉक है, यानी आवर्स से इसे आप कंपेयर कर सकते हो। जो हमारे घंटे हैं, घंटे से आप एरा को बेटा कंपेयर कर सकते हो। एरा को आपने किस में डिवाइड किया है बेटा, एरा को डिवाइड किया जाता है पीरियड्स में। जैसे आपने आवर्स को मिनट्स में डिवाइड किया, वैसे ही बेटा आपने एरा को फर्दर डिवाइड किया इनटू पीरियड्स, और पीरियड्स को आपने फर्दर डिवाइड किया इपॉक्स के अंदर बेटा। इपॉक्स में आपने फर्दर पीरियड्स को डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं, इपॉक्स जो हैं नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, कि इपॉक्स कौन कौन से हैं वो आपको नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। सारे एरा भी मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, और सारे पीरियड्स भी मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। मैं आपको बताते हुए चलूंगी, एक बारी गो थ्रू करना बेटा बनता है। यू कैन नॉट लीव एनीथिंग बेटा, आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ एक बार तो एटलीस्ट बेटा देखेंगे, ठीक है ना। यस, इसको बेटा एक बारी इस टाइम स्केल को बनाओ जो मैंने यहां पे बनाई हुई है। देखो देखो ये तो नॉट इन एनसीईआरटी, तो मैंने इसीलिए इपॉक्स को लिखा ही नहीं है, नॉट इन एनसीईआरटी। अब आपको समझना ये है कि ये जो मैंने टाइम स्केल लिखी है बेटा, ये वाली है ओल्डेस्ट, ये है आपकी सबसे ओल्डेस्ट टाइम पीरियड नीचे, और ये है आपकी सबसे न्यूएस्ट, ये सबसे नई है। अब यहां पे आप बेटा इसे नोट भी करते रहो और सुनते भी जाओ। प्री कैम्ब्रियन एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने मेडिजी में ना एनसीईआरटी वाली जो चीजें नहीं है उसको स्किप भी कर दिया है, ठीक है ना।
अगर आप देखोगे बेटा प्री कैम्ब्रियन, ये एरास के नाम है। एरा को आपने पीरियड्स में डिवाइड किया है, तो किस एरा को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया है मैंने ये लिखा हुआ है, और इन्हीं को डिवाइड करते हैं इपॉक्स में, बट दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, तो हमने स्किप कर दिया है बेटा, है ना। अब अगर आप यहां देखोगे सबसे पुराना जो वो है एरा, दैट इज प्री कैम्ब्रियन या प्रोटेरोजोइक। इससे आगे जाके आता है जो एरा, दैट इज पैलियोजोइक, फिर आता है मीजोजोइक एरा, फिर आता है सीनोजोइक एरा। ज्यादा से ज्यादा आपको जो याद रखना है, आप ये याद रख लो एनिमल्स के लिए कि इसमें कौन इवॉल्व हुए, इसमें लोअर इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए। पूरे 5-6 साल में, 7 साल में एक क्वेश्चन आया है बेटा इस टॉपिक में से, वो भी लास्ट ईयर आया है, नहीं तो आता नहीं है। प्लांट एवोल्यूशन और इस वाले पोर्शन से आता नहीं है यूजुअली, बट नेवर से नेवर, लास्ट ईयर एक आया है पिछले 5-7 साल में, है ना। लोअर इनवर्टिब्रेट्स यहां इवॉल्व हुए। पैलियोजोइक एरा में बेटा कौन इवॉल्व होते हैं, फिश एंड एम्फीबियंस, फिश एंड एम्फीबियंस। मीसोजोइक एरा में इवॉल्व होते हैं बेटा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और मैमल्स का जो एरा होता है, क्योंकि सबसे बाद में मैमल्स आए ना, तो इसमें इवॉल्व हुए मैमल्स, इसमें इवॉल्व हुए मैमल्स। ज्यादा से ज्यादा इतना ही याद रख लो, ज्यादा से ज्यादा बेटा इतना ही याद रख लो, प्री कैम्ब्रियन में, पैलियोजोइक में, मीसोजोइक में, सीनोजोइक में कौन कौन इवॉल्व हुए। इसको बेटा आपने, क्योंकि ये ना बड़ी पुरानी है तो इसकी हम बात नहीं करते हैं पीरियड्स की। अगर आप पैलियोजोइक एरा को देखोगे तो आपने बेटा इसको कितने 6 पीरियड्स में डिवाइड किया है, 6 पीरियड्स। सब ये दोनों है नॉट इन एनसीईआरटी, नॉट इन एनसीईआरटी बेटा। आप एक बार नाम देख सकते हो, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्वरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। डिवोनियन को गोल्डन एज ऑफ फिश बोला जाता है, कार्बोनिफेरस को गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है, पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत पहले ये क्वेश्चंस आते थे। और मीजोजोइक में बेटा देखो ना कौन इवॉल्व हो रही है, रेप्टाइल्स। तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जुरासिक, जुरासिक पार्क, डायनासोर। तो इसके पीरियड्स के नाम भी वैसे ही हैं, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ये ओल्डेस्ट है बेटा, ये न्यूएस्ट है। और सीनोजोइक को आप बेटा टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक बारी बस इतना ही देख लीजिए। मेडिजी में पैलियोजोइक ओल्डेस्ट इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि बेटा उसमें ये दिखाने की कोशिश की कि अगर आप इन सबको कंपेयर करो, अगर आपको पैलियोजोइक से लेके सीनोजोइक दिया रहेगा तो पैलियोजोइक सबसे ओल्डेस्ट हो जाएगी ना बेटा। वो ये समझाने के लिए दिया हुआ है कि तुम ये समझ पाओ कि नीचे वाला जो है वो सबसे पुराना है, ऊपर वाला है जो वो सबसे नया है, ठीक है ना। और ये वैसे भी एनसीईआरटी में नहीं है। चलो इससे पहले डन डनाडन डन कर लो, पहले इसे डन डनाडन डन कर लो। हो जाए तो बेटा एक थम्स अप दे देना। मैं इसी में बेटा आपको एनसीईआरटी वाली एक ऐसी चीज बता रही हूं कि सारे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स कब इवॉल्व हुए। जैसे हमने बेटा स्टार्टिंग से पढ़ा ना, 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स आया, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बेटा अर्थ आया, है ना। 3 बिलियन ईयर्स अगो नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, 2 बिलियन ईयर्स अगो बेटा सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। इनवर्टिब्रेट आते हैं 500 मिलियन ईयर्स अगो। उसको हमें थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखना है। लाइक आई सेड, क्वेश्चन आया नहीं है बट ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएगा, तो आपको पढ़ना है बेटा, है ना। ये आपने कर लिया। अब आप बेटा हेडिंग क्या डालोगे ना, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। थोड़ा मैंने इजी बनाने के लिए ऐसे लिख लिया है, एक ब्लैंक स्लाइड में लिखो, मतलब हेडिंग क्या डालोगे, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। समझाने वाला है इसमें कुछ नहीं है बेटा, याद रखने वाला है। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ठीक है ना, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। अब इसे बेटा हमें लिखना स्टार्ट करना है। इसमें आई थिंक ना बेटा
एक ना बीच में और ऐड करना यहां पे, क्योंकि एक चीज एडेड नहीं है यहां, सारा लिख लेते हैं ना, यहां 3 चीजें बेटा, 3 पॉइंट्स मिसिंग है। तो अर्थ के ओरिजिन के बाद ना बेटा आप लिखेंगे जो भी एनसी, मैंने स्टार्टिंग से लेके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर दी है। अगर आप सिर्फ यही वाला फ्लो चार्ट देख के जाएंगे, पूरी एनसीईआरटी में जो ओरिजिन्स के डेटा दिया हुआ है वो सारा आपको इसी टेबल से क्लियर हो जाएगा। लाइफ अपीयर्ड 500 million years after formation of earth, और एक आपको लिखना है नॉन सेल्यूलर लाइफ, ये आई है 3 बिलियन ईयर्स अगो, और सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ या ये 2 बिलियन ईयर्स अगो। बस बाकी सारा आई थिंक कंप्लीट होगा, फिर भी मैं एक बार रीड करती हूं। ये नॉन सेल्यूलर, ये सेल्यूलर, देखो लिखते जाओ, इसको बनाना है, बिल्कुल बनाना है बेटा, 100% बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है बेटा, नंबर 1, यूनिवर्स की ओरिजिन हुई 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ की ओरिजिन हुई बेटा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद मैंने लिखा है लाइफ बेटा 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये तो मैंने बताया भी था बेटा, है ना। नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई, फिर उसके बाद 3 बिलियन ईयर्स अगो, फिर सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई बेटा 2 बिलियन ईयर्स अगो। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है। अब इसके बाद से जो डेटा है वो आपके लिए अब नया है। देखो फिर कौन आए बेटा, फिर आए इनवर्टिब्रेट्स। ऑफ कोर्स एनिमल्स में हम सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, और फिर हम बात करते हैं बेटा वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा मछली की, मछली से ही इवॉल्व होते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से ही इवॉल्व होते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से ही इवॉल्व होते हैं एव्स एंड मैमल्स। तो उसी सीक्वेंस में बेटा इवोल्यूशन को लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो हमने क्या लिखा बेटा, हमने ये लिखा, ये कैसे लिखे बेटा, हाथ से। कंचन पढ़ ले, कंचन देवी, देवी जी पढ़ लीजिए। और फिर बेटा मैं आपको 5-7 मिनट का टाइम दे रही हूं, फिर अगला स्लाइड होगा, टाइम पास मत करो। इनवर्टिब्रेट्स आए बेटा अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो, और फिर आए जॉलेस फिश। किसी को याद है जॉलेस फिश कौन से थे? क्या हम एक होते एग्नैथोस्टोम्स, एक होते हैं ग्नैथोस्टोम्स, है ना। वैसे तो बेटा जॉलेस का मतलब जिनके पास जबड़े नहीं है, जॉज नहीं है ना। तो बोला कि जॉलेस फिश कब आई बेटा, अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। चलो एनिमल किंगडम जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगी तब मैं रिवाइज कराऊंगी। तो दे अपीयर्ड बेटा 350 मिलियन ईयर्स अगो। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स बेटा, प्लांट्स का भी बीच में घुसा दिया है 320 मिलियन ईयर्स अगो। हाँ लेकिन बेटा पता है क्या, एक्चुअल में वो ट्रू मछली थोड़ी है। साइक्लोस्टोम्स जो होती हैं, पेट्रोमाइजन एंड मिक्जीन, वो मछली थोड़ी होती है, ट्रू फिश तो होती है वो इस जॉलेस। ये जो है मछली लाइक बॉडी होती है मिक्जीन की और पेट्रोमाइजन की, बट दे आर नॉट ट्रू फिश ना, असली मछली नहीं होती है ना। वो मछली जैसी दिखती है बट दे आर नॉट द रियल फिश। रियल फिश होती है जो पाइसेस होती है, जो आप सुपर क्लास स्पाइसेस पढ़ते हो। आप ग्नैथोस्टोम्स में बोलते हो, ग्नैथोस्टोम इज डिवाइडेड इनटू सुपर क्लास स्पाइसेस एंड टेट्रापोडा। जो सुपर क्लास स्पाइसेस होती हैं जिनमें आती है कार्टिलेजिनस मछली और बोनी मछलियां, वो दे आर द ट्रू फिश। एग्नाथोस्टोम्स में आप पढ़ते हो बेटा साइक्लोस्टोम्स, उसका एग्जांपल आप पढ़ते हो मिक्जीन एंड पेट्रोमाइजन। एनीवे, तो जॉलेस फिश के लिए दिया हुआ है 350 मिलियन ईयर्स अगो। सीक्वेंस में दे रहे हैं बेटा सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स बेटा दैट अपीयर्ड 320 मिलियन ईयर्स अगो। ये मैंने बीच में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑफ कोर्स बेटा धरती पे, लैंड पे अगर आप प्लांट्स और एनिमल्स में से कंपेयर करो, मैं साइड हो रही हूं, प्लांट और एनिमल्स में से कंपेयर करूं तो लैंड पे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो आए वो प्लांट्स थे बेटा। लैंड पे जो बेटा पहले एनिमल्स आए, वो पहले ऑर्गेनिजम्स आए वो प्लांट्स थे बेटा, प्लांट्स के बाद ही एनिमल्स आए, ठीक है ना। ये मैंने बीच में एक लाइन और ऐड की हुई है। वापस से शुरू कर रही हूं, यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स को मेरे साथ साथ बोलो, याद ही करना है बेटा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, नॉन सेल्यूलर लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो, सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बेटा 2 बिलियन ईयर्स अगो, इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन ईयर्स अगो, जॉलेस फिश बेटा 350 मिलियन ईयर्स अगो, सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स बेटा 320 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना।
एक और बेटा 350 मिलियन ईयर्स के लिए दिया हुआ है, आप चाहते ना तो इस पॉइंट को पहले लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं। बोला कि फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। ये आपको कुछ ऐसे फिश दिखते हैं जो आपको 350 मिलियन ईयर्स अगो दिखे थे, ठीक है ना, ये आपको दिखे थे 350 मिलियन ईयर्स अगो। बोला कि ऐसी मछलियां जिनके बड़े स्ट्रॉन्ग फिन्स होते थे बेटा, ऐसे ही तो आप सोचो ना कहीं मछली आगे जाके एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई कैसे होगी, जब उसने ट्राई करा होगा। आप ट्राई ही नहीं करोगे तो बेटा पहले ही आप फेल हो गए ना। आप ट्राई करोगे तो आपके पास जीतने की उम्मीद है, आशा है। आप ट्राई नहीं करोगे तो यू फेल्ड ऑलरेडी, यू फेल्ड, यू एक्सेप्टेड। बट इफ यू ट्राई यू माइट जस्ट विन। यस, तो फिश जिनकी बड़ी स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन्स थी बेटा, ये पानी से लैंड और लैंड से पानी, पानी से लैंड, लैंड से पानी करती थी। आगे जाके यही बेटा आप देखोगे कि इवॉल्व होती है इनटू एम्फीबियंस। तो ऐसी मछलियां पहले माना जा रहा था कि अब एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कनेक्टिंग लिंक होती है बेसिकली आपके एम्फीबियंस और फिश के बीच में। उसके बारे में एक डेटा लिखा हुआ है बेटा, देखो मैं आपको बता दूंगी यहां नीचे क्या लिखा है। तो बोला फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। ये 350 मिलियन ईयर्स अगो हो रहा था। फिर एक नोट डाला हुआ है बेटा मैंने, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा डेट्स वाइज। बोला 1938 में एक ऐसी मछली पाई गई, कहां पाई गई बेटा, इन साउथ अफ्रीका, और इसको बोला सीलोकैंथ। सीलोकैंथ या लोब फिन फिशेस भी बोला जाता है, लोब फिन फिशेस भी बोला जाता है। बोला एक ऐसी मछली पाई गई जिसे आप सीलोकैंथ कह रहे हैं। सीलोकैंथ, इसे लोब फिन फिश भी बोलते हैं, जो ऐसा माना जा रहा था कि शायद एक्सटिंक्ट हो गई है, शायद लुप्त हो गई है। और यही वो बेटा मछली थी, यही वो कनेक्टिंग लिंक थी एक्चुअल में, जो आगे जाके फर्स्ट एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुई, जो लैंड पे भी रहते थे और पानी में भी रहते थे। समझ गए? पहले इस स्लाइड को बेटा नोट कर लो। तो ऐसा माना जा, तो इसी से पता चला कि भाई ये कनेक्टिंग लिंक है। सीलोकैंथ, सीलोकैंथ को ही बेटा बोल रहे हैं आप क्या, लोब फिन्स, और इन्हीं से आगे जाके बेटा इवॉल्व हुई एम्फीबियंस। आज के जो मॉडर्न डे एम्फीबियंस देखते हो, फ्रॉग देखते हो, सैलेमेंडर देखते हो, वो सारे बेटा इसी से बने आगे। ठीक है ना? डन 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 कर लो। डन कर लिया तो एक थम्स अप दे देना। कोई दिक्कत तो नहीं? एक और बार बेटा मेरे साथ रिवाइज करोगे? एक बार आईज क्लोज करो, क्योंकि याद करना है तो बेटा याद तो करना ही है। तो आईज क्लोज करो और मेरे साथ एक बारी इस पर्टिकुलर बेटा पेज को रिवाइज करो एक बारी, ठीक है ना? यूनिवर्स कब बेटा? 20 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ कब बेटा? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। लाइफ बेटा अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स के बाद आई। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आप बोलते हो 3 बिलियन ईयर्स अगो। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आप बोलते हो 2 बिलियन ईयर्स अगो। यहां तक तो आपको पता है। फिर आप बोलते हो इनवर्टिब्रेट्स आए। इनवर्टिब्रेट्स कब आए बेटा? 500 मिलियन ईयर्स अगो। 500 मिलियन ईयर्स अगो। आप ये भी बोलते हैं कि पहले जो प्राणी बेटा आपके धरती पे आए वो प्लांट्स थे, ना कि एनिमल्स। ठीक है ना? इनवर्टिब्रेट्स आए 500 मिलियन ईयर्स अगो। फिर जॉलेस फिश आई बेटा आपकी 350 मिलियन ईयर्स अगो। 350 में ही एक और दिया हुआ है, फिश विथ स्टाउट फिन्स एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, जो कि पानी से लैंड, लैंड से पानी मूव करती थी, वो भी आई 350 मिलियन ईयर्स अगो। सी वीड्स एंड कुछ प्लांट्स आए 320 मिलियन ईयर्स अगो। 1938 में एक साउथ अफ्रीका में सीलोकैंथ, एक मछली को कॉट किया गया, लोब फिन फिश भी कहते हैं इसे, जो कि माना जा रहा था एक्सटिंक्ट हो गई है, बट इसे पकड़ा गया। और इसको देख के आप बताते हैं कि कनेक्टिंग लिंक होती है कि आज के जितने भी आपको मॉडर्न डे एम्फीबियंस दिखते हैं
वो इसी से बेटा इवॉल्व हुए होंगे। याद हो गया सबको? ठीक है ना, इसे तो याद करना है बेटा, लिख लिख के, बोल बोल के, पढ़ पढ़ के। अच्छा नेक्स्ट बेटा देखो, अब हमने बोला एम्फीबियंस आ गए। एम्फीबियंस किससे आए? ये लास्ट बेटा इसी का कंटिन्यूएशन है। एम्फीबियंस बेटा किससे आए? लोब फिन फिशेस से आए। एम्फीबियंस किससे आए? लोब फिन फिशेस से आए, है ना। वो जो तैयारी चल रही थी जिन फिश की स्टाउट फिन्स थी, उससे आगे जाके बेटा एम्फीबियंस आए थे 350 मिलियन ईयर्स अगो। फिर एम्फीबियंस से कौन आए बेटा? रेप्टाइल्स आए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगले 200 मिलियन ईयर्स तक बेटा रेप्टाइल्स ने डोमिनेट किया। मीजोजोइक एरा आया, मीसोजोइक एरा, और मीजोजोइक एरा में रेप्टाइल्स बेटा, डायनासोर्स की बात आप सुनते हैं, उन्होंने जबरदस्त डोमिनेट किया अर्थ को। नेक्स्ट 200 साल में बेटा रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डोमिनेटेड द अर्थ। कुछ तो लैंड रेप्टाइल्स थे, कुछ तो लैंड पे रहते थे, टेरिस्ट्रियल थे, है ना। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स, और इनमें से कुछ बेटा पानी में चले जाते थे और फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। ये देखो, रेप्टाइल्स की बात करते हो बेटा, आप क्या कहते हो? लैंड, है ना। लेकिन कुछ इनमें से रेप्टाइल्स थे जो पानी में जाके फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। ये हो रहा था 200 मिलियन ईयर्स अगो। ये हो रहा था 200 मिलियन ईयर्स अगो। इक्थायो नाम पता है किससे आता है? फिश। एक एम्फीबियन आप पढ़ते हो बेटा, इक्थायोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन। तुम्हें याद नहीं होगा एनिमल किंगडम का, एक लिम्बलेस एम्फीबियन दिया हुआ है, इक्थायोफिस। इक्थायो मछली से आता है, फिश लाइक बॉडी। सॉर्स का मतलब है डायनासोर में भी तो आता है सॉर, रेप्टाइल। तो देखो, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए। अगले 200 साल तक बेटा रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस दे डोमिनेटेड द अर्थ। फिर बोला कि कुछ तो लैंड रेप्टाइल्स पानी में मूव करके जाते थे और फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो जाते थे। 200 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा हो रहा था। इक्थायोसॉर्स एग्जांपल दिया है। ये वाली बात आप ऑलरेडी नोट कर चुके हो जब मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था रेप्टाइल्स का, कि बिगेस्ट डायनासोर एट दैट टाइम वाज टी रेक्स, टायरेनोसोरस रेक्स। 20 फीट उसकी हाइट थी और बहुत भयंकर भाले जैसे पैने उसके दांत थे। फियरसम डैगर लाइक टीथ, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, बट एनसीईआरटी में यहां मेंशन किया हुआ है तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। फिर बोला अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स डिसअपियर हो गए। मैं पूरा वापस से रिवाइज कराऊंगी बेटा सिंसियरली, लेकिन आप इसको प्लीज अच्छे से करिए। पूरे इसी को मैं एक और बार लास्ट में अभी ये पढ़ाने के बाद मैं रिवाइज करा दूंगी, पक्का वादा, पर आप इसको अच्छे से लिखिए। बोला यार देखो, एम्फीबियन रेप्टाइल में इवॉल्व हो गए। अगले 200 साल तक रेप्टाइल्स ने डोमिनेट किया। कुछ रेप्टाइल्स बेटा पानी में चले गए 200 मिलियन ईयर्स अगो, और इक्थायोसॉर्स उसका एग्जांपल है, फिश लाइक रेप्टाइल में इवॉल्व हो गए। फिर बोला डायनासोर्स 65 मिलियन ईयर्स अगो सडनली डिसअपियर हो गए। अब इसका किसी को पता नहीं है कि कैसे हुआ। कुछ कहते हैं मास एक्सटिंक्शन हो गया, कुछ कहते हैं बेटा कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया, कुछ कहते हैं बेटा कि सारे डायनासोर्स बेटा जो है ना बर्ड्स में इवॉल्व कर गए। सबकी अपनी अपनी कहानी है, पर किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि डायनासोर्स कैसे डिसअपियर हो गए। और अल्टीमेटली बेटा कौन आए? बेटा मैमल्स। ऑफ कोर्स बर्ड्स भी आए, बर्ड्स के बाद आए मैमल्स। एनसीईआरटी ने दिया है पहले जो मैमल्स आए वो श्रियू लाइक थे। श्रियू फोटो एक बार गूगल करके देखो, चूहा जैसा शक्ल होगा, छोटे छोटे उनके फॉसिल्स थे। उनका जो फॉसिल मिला है वो छोटे स्मॉल साइज का था। तो फर्स्ट जो मैमल्स आए वो श्रियू लाइक थे। श्रियू की फोटो एक बार देखोगे तो बड़ी चूहे जैसी बॉडी आपको दिखेगी, चूहे जैसा दिखेगा। फिर बोला ये फॉसिल स्मॉल साइज के होते हैं। जब रेप्टाइल्स बेटा केम डाउन, जब रेप्टाइल्स का डोमिनेंस खत्म हुआ तो मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ। ठीक है ना, डन कर लो इसे बेटा, डन। डन हो जाए तो बताना। सारे बच्चों ने नोट किया ना बेटा? टाइम पास तो नहीं कर रहे थे?
एक बार इसको क्विकली रिवाइज करें बेटा, मैं साइड में हो जाती हूं ताकि जिनका बचा हुआ है ना, जिनका बचा हुआ है वो नोट करते रहें, और जिनका बेटा हो चुका है ना, एक बारी बेटा आईज क्लोज करो और मेरे साथ में इसको रिवाइज करो, जो स्टार्टिंग से लेके सारे लाइफ फॉर्म्स को हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है ना। सबसे पहले आपने पढ़ा बेटा, अगेन मैं रिवाइज करा रही हूं, 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बेटा अर्थ, फिर आपने पढ़ा लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फिर आपने पढ़ा बेटा 3 बिलियन ईयर्स अगो नॉन सेल्यूलर लाइफ, 2 बिलियन ईयर्स अगो सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फिर आपने पढ़ा बेटा 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स, फिर आपने पढ़ा 350 मिलियन ईयर्स अगो, 350 मिलियन ईयर्स के लिए बेटा आपने दो चीजों के बारे में पढ़ा, एक आपने पढ़ा जॉलेस फिश और एक आपने पढ़ा फिश जिनकी स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट फिन थी, लैंड से पानी से लैंड, लैंड से पानी, वही बेटा आगे जाके इवॉल्व होती है इनटू एम्फीबियंस। 320 मिलियन ईयर्स अगो आपको दिया हुआ है सीवीड्स एंड प्लांट्स। जो आप 350 मिलियन ईयर्स अगो देख रहे थे ना, लोब फिन जो आगे जाके एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई है, 1938 में एक लोब फिन या सीलोकैंथ को पकड़ा गया साउथ अफ्रीका में, जो विलुप्त मानी जा रही थी, और यही एक्चुअल में बेटा आगे जाके मॉडर्न डे एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुई। एम्फीबियंस आगे जाके रेप्टाइल्स में बदले, अगले 200 साल तक बेटा रेप्टाइल्स ने डोमिनेट किया। रेप्टाइल्स लैंड पे रहते थे बट कुछ रेप्टाइल्स बेटा पानी में गए, पानी में पानी लाइक रेप्टाइल्स में, फिश लाइक रेप्टाइल्स में बेटा, पानी लाइक नहीं फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। इक्थायोसॉर्स, ये हुआ 200 मिलियन ईयर्स अगो। और सबसे बड़ा डायनासोर उस टाइम का बेटा 20 फीट हाइट जिसकी थी, टायरेनोसोरस रेक्स, भयंकर फियरसम डैगर लाइक टीथ थे। 65 मिलियन ईयर्स अगो बेटा सडनली डायनासोर डिसअपियर हो गए, नोबडी नोज द एग्जैक्ट रीजन। पहले जो मैमल्स आए वो श्रीव लाइक थे, छोटे साइज के थे। जब रेप्टाइल्स बेटा केम डाउन, मैमल्स टुक ओवर द अर्थ। डन डना डन डन। एक छोटा सा नोट डाल के एक पॉइंट और लिखो, इसकी एनसीईआरटी रीडिंग आपको होमवर्क में करनी है, क्योंकि इसकी एनसीईआरटी रीडिंग ही बेटा हमने इस टेबल में कन्वर्ट की है, तो देयर इज नो पॉइंट कि मैं उसको बेटा फिर से आपको लिखवाऊं, ठीक है ना। एक नोट डाल के लिखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में भी एक पॉइंट इसी जगह पे दिया हुआ है, तो उस नोट में हम लिखेंगे बेटा कि इनिशियली देयर वाज अ कॉमन लैंड, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी पढ़ा चुकी हूं। इनिशियली देयर वाज अ कॉमन लैंड, एक कॉमन लैंड हुआ करता था बेटा। इनिशियली देयर वाज अ कॉमन लैंड, पैंजिया बोलते थे। फिर हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, फिर क्या हुआ बेटा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से हो गया लैंड्स सेपरेटेड। इसी में इन्होंने बात की है कि इसी बेटा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ना साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के पास आ गया था। तो आपको जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दिखता है वो इसी तरीके से दिखता है कि साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के पास आ गया। देखो जैसे ही साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के पास आया ना, तो साउथ अमेरिका में पहले मैमल्स दिखते थे आपको, हिप्पोपोटामस जैसे मैमल्स दिखते थे, रैबिट जैसे मैमल्स दिखते थे, हॉर्स जैसे बेटा मैमल्स आपको साउथ अमेरिका में दिखते थे। लेकिन जब वो साउथ अमेरिका ज्वाइन किया ना नॉर्थ अमेरिका को, तो नॉर्थ अमेरिका की जो फौना थी, एनिमल्स थे, वो उनके ऊपर डोमिनेट कर गए। लेकिन इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से जब ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स थे, उनको डोमिनेट करने वाला कोई मैमल नहीं था, वो वहां पे बहुत आराम से फ्लरिश कर गए। लेकिन साउथ अमेरिका के ऊपर डोमिनेट कर गए नॉर्थ अमेरिका के क्या फौना, ठीक है ना। इसी बात को बेटा आप लिखिए, 2 पॉइंट्स हमें लिखने हैं। ड्यू टू दिस साउथ अमेरिका ज्वाइंड नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका बोलते हैं ना हम लोग। अर्लियर देयर वर mammals, earlier there were mammals like hippopotamus, horse, rabbit, etc.
in South America, but later when it joined North America, North America's fauna dominated. बेटा हर एक लाइन देखो मेहनत की जा रही है ताकि आपको एनसीईआरटी की कोई लाइन छूटे ना कहीं से भी बेटा इवोल्यूशन की, है ना। तो आप लिखिए इसको बेटा, टाइम पास नहीं करिए, मैं बार बार बोल रही हूं, ठीक है ना। एक और है ऑस्ट्रेलिया। इन ऑस्ट्रेलिया आई थिंक पाउच्ड मैमल्स या मार्सुपियल्स दिया होगा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। जो एनसीईआरटी में दिया है वही लिख लेते हैं, पाउच्ड मैमल्स या मार्सुपियल्स सर्वाइव। पाउच्ड मैमल्स दिया है मेरे ख्याल में, हाँ पाउच्ड मैमल्स सर्वाइव्ड, वही मार्सुपियल, सॉरी प्लेसेंटल मैमल्स नहीं दिया हुआ है, पाउच्ड मैमल्स दिया हुआ है, यानी कि मार्सुपियल्स। इन ऑस्ट्रेलिया पाउच्ड मैमल, जिनके पास पाउच है वो मार्सुपियल्स है ना, पाउच्ड मैमल्स सर्वाइव्ड ड्यू टू नो कॉम्पिटिशन, कोई इनके पास, ड्यू टू नो अदर मैमल्स डोमिनेटिंग, नो अदर मैमल्स डोमिनेटिंग। इसे डन करो। देखो आज ह्यूमन एवोल्यूशन नहीं स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लास्ट लेक्चर में। हाँ लेकिन आज अभी दो टॉपिक बचे, दो टॉपिक नहीं, एनसीईआरटी से दिखाऊंगी प्लांट एवोल्यूशन और एक रेप्टाइल्स की ट्री दी हुई है, आज मैं उतना करूंगी। और फिर बेटा ह्यूमन एवोल्यूशन आई थिंक हाफ एन आवर का टॉपिक है, हाफ एन आवर वो, और फिर रेस्ट जितना भी टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस और टाटा बाय बाय, वो होगा आपका आखिरी लेक्चर में, ठीक है। डन 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 कर लीजिए। आज आपने काफी सारा लिखा होगा, बट बेटा मैंने कोशिश की है कि चाहे जितना मर्जी तुमने लिखा हो, पर मैं थोड़ा सा इसको ना आपके लिए आसान बना पाऊं। आई होप मैं अपने मकसद में कामयाब रही बेटा, वो तो अब आप बताएंगे, ठीक है ना। ये आप होमवर्क में कीजिएगा, क्योंकि ये इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं बेटा। ये क्या रिपीट हो गया है क्या? नहीं, यही बेटा ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन है, जो मैं सारे लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन आपको बताई हूं ना, ये सारे वही हैं। कौन से साल पहले कौन आया, अब आप एनसीईआरटी को अगर देखोगे तो ये पैराग्राफ में सारी चीजें दी हुई है बेटा, पैराग्राफ में सारी चीजें दी हुई है। हमने इसको फ्लो चार्ट में किया है, हमने इसको फ्लो चार्ट में किया है। अब मैं आपको बेटा क्या बताऊंगी ना, एक ये वाली ब्रांच, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे एनसीईआरटी का, एक ये वाली बेटा मैं दिखाऊंगी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इवोल्यूशन ऑफ बेटा द मैमल्स, इवोल्यूशन ऑफ अदर रेप्टाइल्स, इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल की एक ट्री बताऊंगी, और ये वाली ट्री मैं थोड़ी सी आपको दिखाऊंगी जो प्लांट एवोल्यूशन के लिए दी हुई है। आज तक प्लांट एवोल्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट मैं बार बार कह रही हूं नेवर से नेवर, तो हम ये वाली ट्री पहले बेटा पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, इसमें हेडिंग क्या डाली हुई है, रिप्रेजेंटेटिव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। जो मैंने अभी आपको बताया बेटा, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, जैसे आप ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियर पीरियड में देखोगे, जो मीसोजोइक एरा में आते हैं, तो ये पीरियड्स दिए हुए ना, ये मेसोजोइक, अरे यार मेसोजोइक एरा में आते हैं, इसमें रेप्टाइल्स फ्लरिश कर रहे थे। और पर्मियन कार्बोनिफेरस में देखोगे तो ये बेटा इसमें आपको ये पीरियड्स में आपको एक्चुअल में दिखेंगे बेटा डोमिनेंस ऑफ एम्फीबियंस। अभी आपने देखा था ना, कहां है भाई, ये रहा, फिश एंड एम्फीबियन, पर्मियन एंड कार्बोनिफेरस। लेकिन यहां पे मैं आपको बस ये एक ट्री समझा देती हूं ताकि आपको ये आसान लगे याद रखने में, ठीक है ना। चलो, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में ही कंटिन्यू करना, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में ही कंटिन्यू करना, आपको अलग से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने उसमें ट्री देखा ना बेटा, वैसा ही करेंगे हम, यहां से चालू करेंगे
और ऐसा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे, ऐसा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे, ऐसा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो बेटा अकॉर्डिंगली कीजिए, हाफ पेज में हो जाएगा। कॉर्नर पे से स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरीके से बेटा हम डिफरेंट डायरेक्शंस दिखाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अर्ली रेप्टाइल्स, जो आज के डेट में है नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जहां से ये सारा मामला चालू हुआ। अर्ली रेप्टाइल्स, अर्ली रेप्टाइल्स के बेटा दो ब्रांचेस दिखाई हुई हैं। एक ब्रांच से मैमल्स बनते हैं, एक ब्रांच से बेटा बर्ड्स और अलग अलग रेप्टाइल्स जो आज के डेट पे भी एग्जिस्टिंग है वो बनते हैं। बताती भी जा रही हूं। एक ब्रांच से बेटा दिखाया होगा अर्ली रेप्टाइल्स में साइनैप्सिड्स, साइनैप्सिड्स डब्बे में डाल देती हूं, साथ साथ समझते भी जाओ। और एक ब्रांच से दिखाया होगा बेटा सौरोप्सिड्स। देखो सौर नाम आ गया ना, सौर, डायनासोर, याद रखो डायनासोर रेप्टाइल है, तो वो ब्रांच बेटा जो आगे जाके ना रेप्टाइल बनाएगी वो सौरोप्सिड की ब्रांच है, क्योंकि सौरोप्सिड में आ रहा है सौर, सौर मतलब आप याद रख लो डायनासोर। ये वो ब्रांच है बेटा जहां से आगे जाके अलग अलग रेप्टाइल्स बनेंगे। ये वो ब्रांच है बेटा जिससे आगे जाके मैमल्स बनने वाले हैं। साइनैप्सिड्स से मैमल्स बन रहे हैं, सौरोप्सिड से बेटा आपको इस तरीके से दिखाया होगा कि अलग अलग रेप्टाइल्स बनते हुए। मैं इस तरीके से दिखा रही हूं ताकि इजीली लर्न हो जाए आपको। सौरोप्सिड से आपके डिफरेंट बेटा टर्टल्स, विच इज अगेन अ रेप्टाइल, टुआटारा ये भी एक रेप्टाइल है बेटा, स्नेक बेटा, सांप, सपोला, और बेटा हेमीडेक्टाइलस या कोई भी लिजर्ड, ये सारे अलग अलग रेप्टाइल्स हैं जो डायरेक्टली सौरोप्सिड से बने। और सौरोप्सिड्स की ब्रांच दिखाई हुई है बेटा ये, इसे बोला इन्होंने थीकोडोंट। थीकोडोंट से आगे जाके आपके बर्ड्स बनेंगे। देखो थीकोडोंट से क्या क्या बना, थीकोडोंट से दिखाया होगा एनसीईआरटी ने, थीकोडोंट से एनसीईआरटी ने दिखाया होगा डायनासोर, क्रोकोमामा और हमारी प्यारी प्यारी जग से न्यारी बर्ड्स। आई थिंक क्रोकोडाइल सबसे नीचे दिखाया है। नहीं ठीक है ना। देखो आज के डेट पे डायनासोर तुम्हें दिख नहीं रही है, ठीक है ना। फिर साइनैप्सिड की बात करते हैं। साइनैप्सिड से कौन आए बेटा, पहले पेलिकोसौर, पेलिकोसौर, पेलिकोसौर से आए बेटा थेराप्सिड। मैं आपको बता भी दूंगी अगर बाई चांस यहां से क्वेश्चन आ रहा है ना तो वो कैसा क्वेश्चन आएगा। और थेराप्सिड से आए मैमल्स। अगर इसमें से क्वेश्चन बना मैम तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूं। एक तो टाइम पीरियड पूछेंगे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, एराज वाला। एराज के अंदर कौन से पीरियड्स हैं उसको भी ध्यान रख सकते हो, जो उसी टेबल में दी हुई है। अब देखो इसमें से और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। देखो पहले तो ये फ्लो चार्ट देखो कि फ्लो चार्ट में सीक्वेंसिंग क्या है। अर्ली रेप्टाइल्स जो कि एक्सटिंक्ट है, अर्ली रेप्टाइल से बेटा दो ब्रांचेस आपने देखी, सौरोप्सिड्स एंड साइनैप्सिड्स। मैं इसी ब्रांच को समझा रही हूं, यहां से भी दिखाती जाती हूं, यहां से भी दिखाती जाती हूं। देखो अर्ली रेप्टाइल्स है, अर्ली रेप्टाइल्स की आपको दो शाखाएं दिख रही है, सौरोप्सिड्स एंड साइनैप्सिड्स। सौरोप्सिड्स अगर आप ब्रांच देखोगे तो इससे सारे टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक इसकी एक लीनिएज, टुआटाराज, ये सारे बेटा आपके डायरेक्टली सौरोप्सिड से बने। सौरोप्सिड से ही इन्होंने बनाया हुआ है बेटा थीकोडोंट, अगेन ये भी एक्सटिंक्ट है। थीकोडोंट से ही तुम देख पा रहे हो क्रोकोडाइल्स, थीकोडोंट से तुम देख रहे हो डायनासोर्स एंड तुम्हें दिख रहे हैं बेटा बर्ड्स। यानी कि बर्ड्स जिस ब्रांच से आए वो ब्रांच सौरोप्सिड की ब्रांच थी। अगर आप यहां पे भी देख पाओ बेटा, अगर यहां पे भी देख पाओ, देखो सौरोप्सिड से डायरेक्टली डिफरेंट रेप्टाइल्स बने, फिर इससे बने थीकोडोंट, एक्सटिंक्ट, थीकोडोंट से आगे जाके बर्ड्स बना, डायनासोर बना, क्रोकोडाइल बना, डायनासोर भी एक्सटिंक्ट। आपसे अगर पूछा जाए बर्ड्स डायरेक्ट एंसेस्ट्री आपको दिख रही है बेटा थीकोडोंट से,
थिकोडोंट ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो सौरोपसिड से, और सौरोपसिड आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो अर्ली रेप्टाइल से। क्या ये सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं? क्या ये सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं? बेटा मैंने इजी किया है उस वाले फ्लो चार्ट को। यार अगर बर्ड्स तुम्हें पूछा जाए, अगर तुम्हारे ऑप्शन में थिकोडोंट है तो तुम बोलोगे थिकोडोंट से आपके बर्ड्स बन रहे हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो तुम बोलोगे सौरोपसिड से बन रहे हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो तुम बोलोगे अर्ली रेप्टाइल से बन रहे हैं। हम बोलते भी तो है ना रेप्टाइल से बर्ड्स बने। बट आपको क्लोजेस्ट 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 अगर देखना है तो फ्लो चार्ट में इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैक करते रहो। अगर आपसे पूछे क्या सौरोपसिड से मैमल्स बनते हैं तो नहीं मैम, जो ब्रांच से मैमल्स बनते हैं वो है साइनोप्सिड्स। साइनोप्सिड से लेकिन पेलिकोसॉर बनते हैं, पेलिकोसॉर से थिरैप्सिड बनते हैं, थिरैप्सिड से मैमल्स बनते हैं। अगर आप यहाँ पे मैमल्स की हिस्ट्री को ट्रैक करो तो मैमल्स की हिस्ट्री को देखो ना, मैमल्स कैसे बने? थिरैप्सिड से। थिरैप्सिड एक्सटिंक्ट है, थिरैप्सिड कहां से आया? पेलिकोसॉर से। एक्सटिंक्ट है, पेलिकोसॉर कहां से आया? साइनोप्सिड से। ये मैमल्स की बेटा लीनिएज है। कितना तो इजी है यार, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? इसमें क्या दिक्कत है बताओ? इसमें से क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? बताओ यस। अगर तुमसे पूछा जाए मैमल्स की डायरेक्ट क्लोजनेस किसके साथ है? थिरैप्सिड से आया। थिरैप्सिड ऑप्शन में नहीं है तो मैमल्स कहां से आया? पेलिकोसॉर से आया। पेलिकोसॉर ऑप्शन में नहीं है तो साइनोप्सिड से आया। साइनोप्सिड ऑप्शन में नहीं है तो रेप्टाइल से आया। क्रोकोडाइल ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट एक बार ही देख लेना बस। कर लोगे ना बेटा? एक और मैं आपको बता रही हूं, वैसे तो मैं बॉटनी नहीं पढ़ाती लेकिन बॉटनी का एक बेटा एनसीईआरटी, ये लास्ट है आज के लिए। ह्यूमन एवोल्यूशन हम बहुत ही बढ़िया है। ह्यूमन एवोल्यूशन भी बेटा बहुत मजेदार है। सीक्वेंस में याद रखना है, वो भी बहुत आसान। बेटा मैं सच बता रही हूं, जैसे आज मैंने कोशिश की है कि आपको लर्न हो जाए ना, तो ह्यूमन एवोल्यूशन भी मैं आपको लर्न करा दूंगी कि सीक्वेंस में आपको कैसे याद रहेगा, कौन पहले आया, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, सबकी प्रॉपर्टीज भी मैं आपको याद दिला दूंगी। कौन मीट खाता था, कौन नहीं खाता था, कौन फ्रूट खाता था, कौन केव पेंटिंग बनाता था, कौन आग जलाता था, कौन नाचता था, नहीं कौन नाचता था ये नहीं है बेटा, ठीक है ना। बाकी सारी चीज, कौन नाचता था? होमो सेपियन सेपियन बेटा, होमो सेपियन सेपियन यानी कि हम करते हैं बेटा, ठीक है ना। एक बार एनसीईआरटी की ये वाली बेटा एक बार ये देख लो। अच्छा ये बना लो, एक काम करो, ये इजी करने के लिए मैंने आपको बनाया है। आज तक इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, आज तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट अगर आए तो बेटा छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने बना दिया है, ठीक है ना। पर आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू राइट, बट यू शुड राइट व्हेन यू हैव 5-7 मिनट्स टाइम इन हैंड। कि सबसे पहले प्लांट एवोल्यूशन में क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स हैं। तुम तो प्लांट्स के नाम बेटा ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होगे। क्लोरोफाइट एंसेस्ट्री से बेटा एक ब्रांच निकली है कि आगे जाके कौन बने, आगे जाके बेटा ब्रायोफाइट्स बने, और इन्हीं से आगे जाके कौन बने बेटा? ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट से कौन कौन बने? राइनिया टाइप प्लांट्स, और बने ज़ोस्टेरोफाइलम। ज़ोस्टेरोफाइलम से ब्रांच आगे दिखाई होगी, मैं आपको एनसीईआरटी भी दिखाऊंगी, आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स एंड बेटा हर्बेशियस लाइकोपॉड्स। राइनिया टाइप प्लांट से कौन बने? सीलोफाइटॉन। अगर यानी कि सारे प्लांट्स की एंसेस्ट्री देखोगे तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स से ही बेटा सारे इवॉल्व हुए ना। क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ट्रेकियोफाइट्स बने, ट्रेकियोफाइट से आगे राइनिया टाइप से आगे सीलोफाइटॉन, और सीलोफाइटॉन्स में बेटा आगे आपको ना हर एक में कोई ना कोई ब्रांचिंग और आपको कोई ना कोई वहां से निकलती हुई लीनिएज दिखेगी। जैसे क्लोरोफाइट एंसेस्ट्री से ब्रायोफाइट दिखाया हुआ है, और ट्रेकियोफाइट से दिखाया हुआ है ज़ोस्टेरोफाइलम और आर्बोरेसेंट लाइकोपॉड्स आगे और हर्बेशियस लाइकोपॉड्स। सिलोफाइटॉन से दिखाया हुआ है बेटा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटा स्पिनोफसेट्स, फर्न्स, जिंकोस एंड कॉनिफर्स एंड नीटेल्स। एंड देन बेटा आपको सिलोफाइटॉन से दिखाया हुआ है प्रोजिम्नोस्पर्म्स, प्रोजिम्नोस्पर्म से दिखाया हुआ है सीड फर्न्स, सीड फर्न में बेटा आपको एक ब्रांच दिखाई हुई है साइकैड की, और दिखाया हुआ है आगे जाके बने डाइकॉट्स। पहले डाइकॉट्स बनते हैं और फिर मोनोकॉट्स बनते हैं। तो फर्स्ट आपको बनते हुए दिखाया है बेटा डाइकॉट और लेटर बनते हैं मोनोकॉट। आप चाहो तो बेटा ये टेबल कर सकते हो। देखो आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं एक बार एनसीईआरटी से भी दिखाती हूं, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए ना कि
आप अपने हिसाब से बेटा ना अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ट्रिक बना सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर, फिर ट्रेकियोफाइट, फिर राइनिया टाइप, फिर सिलोफाइटॉन, और बीच बीच में ब्रांचिंग से क्या क्या बना एक बारी वो आपको बेटा नजर मारना है, ठीक है ना। पहले 2 मिनट टाइम लो, इसे बनाओ, कहीं भागे नहीं जा रहे बेटा, इट्स ओके। 5 मिनट्स ऊपर जाएगा तो 5 मिनट्स ऊपर ले लो बेटा, वैसे भी सेकंड लास्ट क्लास है, फिर आखिरी क्लास तो आनी ही है ना बेटा, है ना। एक बारी कर लो, फिर मैं एनसीईआरटी दिखाती हूं बेटा। सौम्या बेटा एनसीईआरटी से तो ये इजी लगेगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी ने थोड़ा कलर कर दिया है। अब वो कलर करके बड़ा बड़ा दे दिया है तो वो थोड़ा सा ना याद रखने में थोड़ा कठिन लगता है तो बात एक ही बेटा, जो उसमें दिया हुआ है वही ये है, नथिंग डिफरेंट। एक बार एनसीईआरटी दिखा दूं, अगर आपका छूटा हुआ होगा ना बेटा तो आप पीडीएफ से नोट कर लेना, ठीक है ना। देखो एनसीईआरटी का ये एक बारी पेज देखो, तो सबसे ओल्डेस्ट दिखाया हुआ है, यहां पे भी टाइम पीरियड भी दिखाया हुआ है बेटा, कौन से टाइम पीरियड में कौन आए। जैसे सबसे एंसेस्ट्री जो है, पहले ये वाला तो एटलीस्ट याद रखना बेटा कि किससे कौन आया, ये वाली चीज तो एटलीस्ट याद रखना सीक्वेंस में। सबसे पुराने क्लोरोफाइट से आए बेटा ट्रेकियोफाइट से आए राइनिया टाइप प्लांट्स से आए बेटा सिलोफाइटॉन। एटलीस्ट ये सीक्वेंस सबसे पहले याद रखो। क्लोरोफाइट से यही एक ब्रांच दिखाई हुई है बेटा, अगर तुम्हें दिख रहा है, ब्रायोफाइट्स आए, इससे फिर ट्रेकियोफाइट से राइनिया आए, पर एक और ब्रांच दिखाया हुआ है जोस्टेरोफाइलम, और दिखाया हुआ है आर्बोरिसेंट लाइकोपॉड्स एंड हर्बेशियस लाइकोपॉड्स। राइनिया टाइप से आए बेटा सिलोफाइटॉन, फिर सिलोफाइटॉन की ब्रांचिंग दिखाई हुई है, इसी से प्रोजिम्नोस्पर्म, आगे सीड फर्न्स, साइकैड्स, आपको दिखाए हुए हैं बेटा डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स, पहले डाइकॉट्स फिर मोनोकॉट्स। सिलोफाइटॉन से ही दिखाए हुए हैं स्पिनॉप्सिड्स, फर्न्स, जिंकोस, कॉनिफर्स एंड नीटेल्स। समझ गए ना, कैसे याद होगा। रश्मि बेटा इसमें से अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है, इतनी तो बॉटनी पढ़ते हो और इतनी सारे बेटा बॉटनी में भी नाम याद करते हो, तो क्या ये फ्लो चार्ट 2 बार बनाओगे तो याद नहीं होगा। हाँ कैसे याद नहीं होगा बेटा, एक बार ट्राई तो करके देखना। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन नेक्स्ट डे, बस यही बचा है बेटा। अच्छा है, हमने बेटा कोई भगाया भी नहीं, आपको इवोल्यूशन में भी कोशिश की है कि बेटा हर एक डेटा आपको दे। अब तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बची हुई है और ह्यूमन एवोल्यूशन बचा हुआ है, तो अगली क्लास जो होगी आखिरी क्लास होगी। अच्छा अगली क्लास लेकिन कल नहीं है, अगली क्लास लेकिन कल नहीं है बेटा, अगली क्लास सैटरडे है, और उसका रीजन ये है, हो जाएगा ना, एक बार ट्राई करके देखो यार, एक बार ट्राई करके देखो। देखो मैंने इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स तो तुम्हें याद करा ही दिया, मैं अगली क्लास में फिर से तुम्हें रिवाइज करा दूंगी, है ना। और रेप्टाइल्स वाला तो कितना इजी है, साइनैप्सिड्स, सौरोप्सिड्स, वो वाली ब्रांच भी मैंने तुम्हें कैसे बताया, सौर बोल रहे हो तो कैसे याद रहेगा कि वो रेप्टाइल वाली ब्रांच है। एक प्लांट एवोल्यूशन में थोड़ी सी मौत आती है इनका नाम देख के, है ना, बट ट्राई देखो, छोड़ के कुछ मत जाओ, देख के जाओ, एमसीक्यू है, कर तो सकते हो। अच्छा कल क्यों नहीं होगी ये बता देती हूँ, कल इसलिए नहीं होगी बेटा, अब तुम्हें इतना खिचड़ी समझ नहीं आएगी। एक्चुअली कल मुझे रुपेश सर की क्लास लेनी है यकीन में, ठीक है, मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ पता नहीं, पर कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी पहली यकीन की क्लास हो रही होगी जो मेरे को सर की लेनी है। रुपेश सर को मेरे को, क्योंकि रुपेश सर कल नहीं है, रुपेश सर की कल की बेटा अर्जुना में भी क्लास होती है, तो वो क्लास भी मुझे लेनी है, क्योंकि उन्होंने मेरी क्लास ली थी, तो मुझे उनसे क्लास मिल नहीं रही है, तो अभी मिल रही है, तो मैं कल लेना चाहती हूँ। लेकिन जिस टाइम पे मुझे अर्जुना की क्लास लेनी है उस टाइम पे तुम्हारी क्लास होती है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पाऊंगी, बट अच्छी बात यह है कि मैं तुम्हारी क्लास सैटरडे लूंगी। प्लीज सैटरडे आ जाना, तो मेरे पास थोड़ा बेटा अपने हिसाब से टाइम भी रहेगा कि मैं तुम्हारी क्लास ले पाऊं। क्या मैं 4 बजे से ही क्लास रखूं या सुबह क्लास रखूं, ये बताओ। 4 बजे से या सुबह क्लास रखूं। मैं 4 बजे से इसलिए रखना चाह रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप स्कूल जाते हो, तो 4 PM, और बेटा मैं क्लास रखूं 3 PM। वैसे तो पोल कराना नहीं चाहिए, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार चुकी हूं, बट इट्स ओके बेटा। या मैं क्लास रखूं बेटा 2 PM, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। और अब बेटा जैसे ही मैं पोल का रिजल्ट निकालूंगी तो डिसीजन फिर मुझे खुद बनाना पड़ेगा बिना ऑप्शन देखे, क्योंकि
तुम बेटा भी बहुत ही गंदा करने वाले हो इसमें ऑप्शंस में क्लिक, ठीक है। एक बार कमेंट्स तो दिखा दे मनीष, ठीक है ना। देखो मैंने मॉर्निंग का रखा ही नहीं है, क्योंकि बेटा अगर तुम मॉर्निंग में क्लिक करते ना तो ज्यादातर बहुत, मैं नहीं चाहती कि मेरी लास्ट क्लास में सारे बच्चे अटेंड ना कर पाए। मैं चाहती हूँ कि स्कूल गोइंग बच्चा भी बेटा अटेंड कर पाए। मेरे पास दिल है बेटा, यू नो, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता बहुत तो पुराना नहीं है, बट अर्जुना से तो है बेटा, है ना मनीष। फ्री में गाना सुन के कैसा लगता है मनीष, लाइव परफॉर्मेंस? हाँ तो बताती हो ये मैं। चलो बेटा आई थिंक इतना काम सफिशिएंट टाइम है, तो मैं तो कह रही हूं कि चलो मैं 4 बजे से ले लूंगी ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा ऑप्शन सी आया ना, मुझे पता था। ये देख, ये वो वाले बच्चे 35% जिनको ना 2 बजे नहीं चाहिए, जिनको मॉर्निंग चाहिए, जिनको मॉर्निंग चाहिए। बेटा देखो अब मॉर्निंग में मस्त पढ़ाई करना, मॉर्निंग में सारा रिवीजन करना तुम लोग, तो हम इवनिंग में 4 बजे मिलते हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग का टाइम आप अपना यूटिलाइज कर लेना, ठीक है ना। पोल नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, 4 बजे से क्लास होगी, चलेगा तुम लोगों को। मोहित सर की कैंसिल कर देंगे, मोहित सर का कुछ तो मैसेज आया हुआ है मेरे पास, ठीक है ना। तो 4 बजे ये सेटिंग बेटा बहुत पहले हो रखी थी, अब मोहित सर को चेंज करना पड़ जाएगा अगर सर ने 4 बजे से क्लास रखी है। मैं सर को बता दूंगी कि मेरी लास्ट क्लास है, तो मैं 4 बजे से बहुत इस वीक के स्टार्टिंग से ही प्लान आउट हो गया था। अगर कुछ और प्लानिंग होगी तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड होगा, तुम्हें लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। क्योंकि मेरी लास्ट क्लास है तो बेटा मेरा अपर हैंड होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपके प्यारे प्यारे जग से न्यारे मोहित सर बेटा एडजस्टमेंट कर लें अगर उनकी क्लास थी, क्योंकि अगर उनको इन्फॉर्म नहीं, यार मैं तुम्हें इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हूं, क्यों, आखिर क्यों? क्लास है क्या अगली? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहां खड़ी रहूंगी जब तक मैं हूं, ठीक है। चलो तो मैं मोटिवेशन अब अगली क्लास में होगी बेटा, सारी मोटिवेशन, ठीक है ना। चलो एक गाना आपको पहले सुनाया जाता है और फिर अगली क्लास में भी आपको गाना सुनाया जाएगा। भाई क्या गाना इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए? तू यहाँ पे क्या कर रहा है मनीष मुझे वो कर रहा है, पैनिक करने की कोशिश कर रहा है, पर मैं यहाँ गाऊंगी क्योंकि मैं हूं होमो सेपियन। हम डांस भी करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, बिकॉज हम है मॉडर्न मैन, ठीक है। तू क्या समझेगा मनीष, जूलॉजी पढ़ता मेरे से तो तुझे समझ में आता कुछ। चलो यार, अब जो मैं गाना गा रही थी बेटा तेरे दिल का, वही गा देती हूं, ठीक है ना। चलिए तेरे दिल का, बहुत लो सुर से मैंने स्टार्ट किया तो मैं थोड़ी हाई ऊंचे सुर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आंखों से, इन आंखों का हर आंसू मुझे को चुराना है, ठीक है। 2 ही लाइन आती थी इस गाने की बेटा, अब अगली क्लास में पूरा गाना गाऊंगी, ठीक है ना। बट ये बात तो सच है ना कि तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता अर्जुना से है, अर्जुना से बेटा लक्ष्यंश तक कब क्लासेस बेटा खत्म हो गई और बेटा हमारा सफर इतना खूबसूरत रहा, पता ही नहीं चला बेटा। ऐसा मैं नहीं कह सकती, बहुत पता चला जब मेरी क्लास लगती थी ना छुट्टियों में। तब तक मुझे एहसास होता था कि तुम्हारी क्लास है। जब मुझे नींद आती थी और लक्ष्य की क्लास लगती थी तो मुझे एहसास होता था कि मुझे क्लास लेनी है। चलो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, बाय बाय, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।